अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आज बड़ा बरकत वाला दिन है, आज जुम्मा है, सईदुल अय्याम भी कहा जाता है जुम्मे को। आज के दिन ख़ास तौर पर आपने जुम्मे की नमाज का एहतमाम करना है, दुरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़िएगा। और आज के दिन में हर जुम्मे को मैं आपको बताती हूँ कि एक घड़ी ऐसी होती है जो कबूलियत की होती है, तो आज सारा दिन दुआएँ ज़रूर कीजिएगा। और बहुत सारी जो दुआएँ हैं उसमें अपने पाकिस्तान को, उम्मत मुसलमा को ख़ास तौर पर याद रखिएगा जनाब। और अगर हम बात करें ठंड की, ठंड के साथ साथ ठंड शुरू हो रही है और ये जो साल है अली, ये अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और हम 2025 की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, पता नहीं चल रहा, लेकिन वक्त तो तेज़ी से गुजर रहा है। क्या हम अपने अंदर कोई तब्दीलियाँ ला रहे हैं? हमें खुद से भी कुछ रेजोल्यूशंस करने की ज़रूरत है, अपने अंदर तब्दीलियाँ लाने की, अपने साथ अज़्म करने की ज़रूरत है, अपनी बेहतरी के लिए, इंडिविजुअली अपने मुल्क की बेहतरी के लिए भी। बिल्कुल। और ये तजदीद अहद आपने ऐसे नहीं करना कि साल के शुरू में आपने एक अहद किया और उसके आखिर तक भूल गए उसको, क्योंकि जूं साल बढ़ता जाता है आप आखिर तक वो अपने पिछले जो वादे हैं, पिछली जो बातें हैं वो तमाम तर भूल चुके होते हैं। तो इस साल आपने ऐसे नहीं करना। इस साल अपने वादों के साथ जुड़े रहना है और ना सिर्फ अपने वादों के साथ, एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि हम भी अपनी कमिटमेंट आपके साथ निभाते रहेंगे और आपके साथ मजे मजे की बातें करते रहेंगे, मजे मजे की स्टोरीज शेयर करते रहेंगे। लेकिन आज के शो के बारे में अगर आपको बताएं, सियासत पर बात होगी और बहुत सी हलचल इस वक्त दुनिया में मची है, बहुत सी बातें हैं करने वाली हैं और बहुत सी शख्सियात है जिनको ट्रिब्यूट भी पेश करना है आज। लेकिन आज सबसे पहले बात करेंगे हम क्रिकेट पर। जी हाँ, क्रिकेट की बात हम क्यों ना करें। सेंचुरियन में जो हमारा पहला टेस्ट मैच है, वो उसकी पहली इनिंग्स में ग्रीन शर्ट्स 211 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और पाकिस्तान टीम के बैटर्स जनूबी अफ्रीकन बॉलर्स के सामने मुश्किलात का शिकार रहे। सिर्फ कामरान गुलाम ने निफ सेंचुरी स्कोर की और जनूबी अफ्रीका की जानिब से उम्दा बॉलिंग करते हुए पेसर डेन पैटरसन ने 5 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखा दी और उसके बाद कॉर्बिन बोश ने 4 विकेटें हासिल की। जवाब में जनूबी अफ्रीकन टीम भी शुरू में ही लड़खड़ा गई, ताहम माकरम की जिम्मेदाराना बैटिंग की बदौलत मेजबान टीम ने पहली इनिंग्स में 3 विकेटें खोकर 82 रन का मजमुआ तरतीब दे दिया है। और पाकिस्तान की पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए जनूबी अफ्रीका को सिर्फ 129 रन दरकार हैं। मार्करम और कप्तान बवमामा 4 रन्स उन्होंने बनाए हैं, जबकि मार्करम ने 47 रन्स बनाए हैं और वो क्रीज पर मौजूद हैं इस वक्त। पाकिस्तान की तरफ से खुरम शहजाद ने 2, मोहम्मद अब्बास ने 1 खिलाड़ी को आउट किया है। दूसरी जानिब बात करें पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम की, तो बाबर ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी है। उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन मुकम्मल कर लिए हैं। वो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में 4000 से ज्यादा रन करने वाले पाकिस्तान के पहले बैटर बन गए हैं। बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट के पहले रोज चौका मारकर ये संग मील अबूर किया है। तो कांग्रेचुलेशंस बाबर आजम। एक और संग मील अबूर करने के लिए टेस्ट क्रिकेट में 4000 की तकमील से कबल वो T20 इंटरनेशनल्स में 128 मैचेस खेलते हुए मजमूई तौर पर 4223 रन बना चुके हैं और इसी तरह वनडे में भी उनके 5957 रन हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार मौजूद हैं, सलीम खालिक साहब। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा सबसे पहले बाबर आजम के लिए क्या अल्फाज कहेंगे? देखिए, बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर है। पाकिस्तान को बहुत अरसे बाद कोई इतना जबरदस्त प्लेयर मिला है और अच्छा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ अरसे से उनकी फॉर्म इतनी अच्छी है नहीं। क्योंकि वनडे में उन्होंने अच्छी इनिंग खेली है 1-2, लेकिन जो एक बाबर ने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है वो अभी तक उस पर पहुंच नहीं पा रहे दोबारा। जैसे कल एक स्कोरिंग शॉट था उनका, पहली ही गेंद पर उन्होंने चौका लगाया जिससे उनके 4000 रन मुकम्मल हुए, उसके बाद वो आउट हो गए। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं, 18 इनिंग्स हो चुकी हैं बाबर को टेस्ट क्रिकेट में जिसमें उन्होंने 50 नहीं बनाई। तो हमारे लिए उनके 4000 रन मुकम्मल होने से ज्यादा तशकी बात यह है कि 18 इनिंग से बाबर ने कोई 50 नहीं बनाई, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर है और माजी में भी अच्छा परफॉर्म करते चले आए हैं। तो होपफुली पुरानी वाली फॉर्म उनकी जल्द नजर आएगी, क्योंकि हमारे लिए बाबर बहुत जरूरी है। एक बाबर ग्रेट प्लेयर है और हमारे लिए एक ऐसे बाबर जरूरी है जैसे पहले होता था कि आते थे और पूरा छा जाते थे बाबर। ये इंडिविजुअल रिकॉर्ड बाबर जैसे प्लेयर के लिए कोई अहमियत नहीं रखते। वो जब अपने फॉर्म में होते हैं तो बनते रहते हैं। इस तरह के बहुत सारे रिकॉर्ड बाबर बना चुके हैं, लेकिन जिस तरह उनकी पहले सेंचुरीज नजर आती थी, 50 नजर आती थी, हमें वो चाहिए।
फिर देखिएगा रिकॉर्ड ऑलरेडी बहुत बनते रहेंगे। सही है। अच्छा, रशाद महमूद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रशाद महमूद साहब, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में जिस तरह हम बाबर आजम की बात करें, 4000 रन बनाने वाले जो पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी वो बन गए हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह से सलीम खालिद साहब कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड्स तो बनते रहेंगे लेकिन उन्हें थोड़ी बहुत अब परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी, उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा मैदान में। कल भी वो एक चौका लगाकर आउट हो गए थे, तो क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल है सीनियर प्लेयर्स को बिल्कुल अपना हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस के 2 ही 3 खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में हैं जिनका एक्सपीरियंस है। तो ओवरऑल एक यंग साइड है, लेकिन ये कि बाबर जैसे आदमी जो फॉर्मर कैप्टन भी रहे हैं और दुनिया भर में खेले भी हैं, तो उनका प्रेजेंस और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकती है पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी में। और जिस तरह से 18 साल से तकरीबन साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान नहीं जीता है, तो बहुत ज़रूरी है कि बाबर यहाँ पे बैट्समैनों को लीड करें और ज़्यादा स्कोर करें और अपना हिस्सा डालें। डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस बार आप देख रहे हैं कैसी फॉर्म दिखाई दे रही है क्रिकेट टीम की? आपको 211 रन बनाए सलीम साहब उन्होंने, पाकिस्तानी पूरी टीम ने पहली इनिंग्स में। तो इतना छोटा मार्जिन और इतनी कम लीड, इसके बाद आप क्या देखते हैं दूसरी इनिंग्स में क्या सूरत हाल होने वाली है? प्रेडिक्शन कुछ कीजिएगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से। देखें, ये एक्सपेक्टेड था, पिच जिस तरह की है, और साउथ अफ्रीका में जब पास में भी टेस्ट क्रिकेट में जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रहती है, स्ट्रगल करती है हमारी बैटिंग जो है टेस्ट में, क्योंकि जो भी होस्ट बोर्ड होता है वनडे या T20 में उसकी कोशिश होती है ऐसी पिचेस ना बनाए ताकि रन बने और लोग ज्यादा से ज्यादा मैच देखने के लिए आए, क्योंकि वहां लोगों को स्कोर चाहिए होता है। लेकिन टेस्ट में, और साउथ अफ्रीका का भी फाइनल खेलने का भी दाव पे लगा हुआ है, ICC टेस्ट चैंपियनशिप, उनको हर हाल में जीतना है। उनको पता है पाकिस्तान का वीक पॉइंट क्या है, कि उनको बाउंसी और ग्रीन पिच बना दो तो वहां पर वो परेशान हो जाते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड था। तो बैटिंग हमारी, लेकिन उसमें अगर हम देखें तो कई प्लेयर हमारे गलत शॉट खेलकर भी आउट हुए। जिस तरह कामरान बहुत अच्छा खेल रहे थे और वो गलत शॉट खेलकर आउट हुए, और सऊद शकील जो आके सो जाते थे पिच पे, 2-2 दिन तक जागते नहीं थे, यहाँ पर उनको पता नहीं क्या हो गया था कि T20 उनको नजर आने लगा और 3 चौके लगा दिए, फिर 8 बॉलों पे गालिबन 12-13 रन करके वो आउट हो गए। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या जल्दी है भाई, पहला दिन है, अभी पूरी इनिंग बाकी है। तो इस तरह के कुछ प्लेयर्स ने बड़ी गलत खराब बैटिंग भी की। हालांकि ओपनिंग जो ओपनर्स थे वो वार सह गए थे साउथ अफ्रीकी बॉलर्स के, लेकिन बाद में फिर बाबर भी जल्दी आउट हो गए, रिजवान वगैरह भी थोड़ी थोड़ी इनिंग खेलते रहे, तो सलमान भी तवक्कुआत पे इतना पूरा नहीं उतरे, तो ये हुआ। लेकिन अभी ये पहला मैच था ये टेस्ट का पाकिस्तान में, काफी अरसे बाद बहुत सारे यंगस्टर पहली बार यहाँ खेल रहे होंगे ये 5 डे क्रिकेट। होपफुली सेकंड इनिंग में भी आएंगे तो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान को चाहिए कि साउथ अफ्रीका को जल्दी आउट भी करे। बहुत ज्यादा अगर उन्होंने लीड दे दी तो फिर मसला हो सकता है। और इस वक्त जैसे मैंने कहा कि हमारी बॉलिंग बज़ाहिर बहुत अच्छी, 4 पेसर्स के साथ हम लोग उतर रहे हैं, लेकिन एक वीक लिंक हमें कल नजर आ गया कि लेफ्ट आर्म पेसर हमारे पास कोई नहीं था। शाहीन को हम खिलाए नहीं, मीर हमजा हमारे पास थे, उनको भी हमने नहीं खिलाया। तो एक वैरायटी थी, हम लोगों ने खुद ही वो एक अपना एडवांटेज खो दिया। तो होपफुली आज बेहतर बॉलिंग करके साउथ अफ्रीका को जल्दी आउट करके पाकिस्तान में वो एडवांटेज दोबारा सही है। रशाद साहब, जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं, पिचेस पर बड़ा तबसरा किया जा रहा था और पिच पर बात कर रहे थे, अभी सलीम खालिद साहब भी यही कह रहे थे, तो पिच रीड करके अपनी स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए थी तैयार, और उसके अकॉर्डिंग ही गेम जो है उसे खेलना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह से अभी हम कामरान गुलाम की बात कर रहे हैं, साउद शकील की बात कर रहे हैं, तो क्या ये किस माइंडसेट के साथ खेल रहे थे कि T20 खेल रहे हैं या टेस्ट नहीं खेल रहे? किस बात की जल्दी थी, जिस तरह से सलीम खालिद साहब ने भी ये क्वेश्चन रेज किया? जी हाँ, ये एक बहुत टफ ऑपोजिशन है। साउथ अफ्रीका की टीम जो है उनका बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, उनके फील्डर्स बड़े अच्छे हैं। तो ये डेफिनेटली बिल्कुल कंडीशंस के हिसाब से बहुत ज़रूरी था कि सीनियर बैट्समैन अपने आप को अप्लाई करते, खासतौर पे हमारा मिडिल ऑर्डर। ओपनर्स ने हमारे स्लो खेला, लेकिन वो भी कैश इन नहीं कर सके जब इतनी बुनियाद बना दी थी कुछ देर में शान ने और साइम ने, तो फिर वो एक के बाद एक आउट हो गए। तो इससे डेफिनेटली पाकिस्तान को अफेक्ट हुआ। लेकिन जैसे आप कह रही हैं बिल्कुल, और सलीम ने पॉइंट आउट बिल्कुल सही किया कि सऊद शकील जो है वो तो बिल्कुल लग रहा था कि कोई ट्रेन उनको पकड़नी है, यानी इतनी तेज शॉट्स मार रहे हैं एक के बाद एक, और फिर 2 ओवर में आउट हो गए। तो इस तरह से खेल नहीं होगा, और साउथ अफ्रीका का ज़रूरी है कि हम उनको आउट करें कम स्कोर पे। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं करियर देख रहा था नसीम शाह का, तो नसीम शाह जो है ना वो पाकिस्तान के लिए
अभी तक ऐसे बॉलर नहीं बन पाए हैं जो आपको स्पेयर हेड कहलाएं, जो रन थ्रू करें साइड्स को। अगर आप उनका करियर देखें तो उन्होंने एक आधी दफा 5 विकेट लिए हैं एक इनिंग्स में। जिस तरह के बुमराह हैं इंडिया के, वो इतने मेन बॉलर हैं, उनके हर इनिंग में 4-5 विकेट लेते हैं। इस तरह नसीम शाह जो हैं उनका इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है। और कल भी जो 3 बॉलर्स पाकिस्तान ने यूज किए उसमें सबसे मैं समझता हूँ कि ऑर्डिनरी बॉलिंग नसीम शाह की थी। बहुत जरूरी है कि सीनियर बॉलर्स भी परफॉर्म करें। बिल्कुल बिल्कुल। और सलीम साहब, हिना ने दुरुस्त कहा कि जो हमारी पिच थी वहाँ पर सेंचुरियन में, उसको देखकर जज करना चाहिए था, लेकिन देखकर उन्होंने सिर्फ बॉलर्स को जज किया। उन्होंने फास्ट बॉलर्स लगाए, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ वो मैदान में उतरे। शाहीन शाह अफरीदी की अगर बात करें तो वो एक इंडिविजुअल केस है जिनको आराम करने के लिए एक और लीग खेलने भेज दिया, लेकिन दीगर बॉलर्स के साथ ही उतरे। बैटर्स की सिलेक्शन की बात जो है वो हिना करना चाह रही थी कि बैटर्स का इंतखाब इस तरह का होना चाहिए था जो इन तेज पिचेस पर खेल सके। आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए था? जी, बैटर्स तो जो हमारे पास स्क्वाड हम लेकर गए थे और जो लोग खेलते चले आ रहे हैं उस हिसाब से ठीक था। बैटिंग में हमारी सिलेक्शन, अब्दुल्ला अच्छी फॉर्म में नहीं थे, 7-0 बना चुके हैं वो, और 4 T20 में, उसके बाद फिर 3 उन्होंने अभी वनडे में बनाए, तो उसके बाद दायरा उनकी जगह तो बनती नहीं थी। साइम बड़ा अच्छा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं और अपने आप को तेजी से मनवा रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन और कामरान ने भी डेब्यू पे सेंचुरी की थी, वो भी बिल्कुल ठीक थे। बाकी लड़के भी खेलते चले आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत गैर मामूली कोई फैसला हुआ या हमने किसी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर को बाहर बिठा दिया। लेकिन यहाँ जिस तरह भी रिशाद साहब भी कह रहे थे कि सीनियर को अपने आप को अप्लाई करना चाहिए था और एक बड़ी इनिंग की तरफ जाना चाहिए था। खासतौर पर रिजवान है हमारे, या बाबर है, इवन कैप्टन है शान, इन सबको, लेकिन वैसा हो नहीं सका। तो होपफुली चले अभी हम मार्जिन देते हैं कि चलो पहली इनिंग थी, थोड़ा कंडीशन से हम आहंग हो रहे हैं और अपने आप को T20 के बाद वनडे और वनडे से आप टेस्ट के घेर में डाल रहे हैं, तो आगे देखें, हो सकता है अच्छी परफॉर्म हो। फिलहाल तो बॉलर्स के हाथ में है और जितनी जल्दी वो आउट करेंगे साउथ अफ्रीका को उतना ही पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। और जैसे शुरू में तो विकेट ले ली थी, लेकिन अब ये एक पार्टनरशिप ना बन जाए। बाउमा भी बड़े खतरनाक बैटर है, मार्करम भी बड़े अच्छे, उन्होंने साबित कर दिखाया, कल भी डट गए थे। तो ये पार्टनरशिप पहले तोड़े, जल्दी आउट करें, फिर सेकंड इनिंग में अपने आप को पूरी सलाहियत से झोंक दें, तो एक अच्छा स्कोर बनाए। अभी पाकिस्तान के हाथ से मैच निकला नहीं है, अभी आप यही समझें 50-50 है। ठीक है, ठीक है, हम बिल्कुल मायूस नहीं हो रहे सलीम खालिक साहब। हमें आपने उम्मीद दिला दी है कि भाई आज पहला दिन कल गुजरा है, आज का दिन भी है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा रिशाद साहब, आप क्या कहेंगे? कल तो बॉलर्स का साथ दिया, आज भी पिच देगी बॉलर्स का साथ, और आज कौन चलेगा, आमिर जमाल या मोहम्मद अब्बास? जी, मुझे लगता है कि खुर्रम शहजाद ने बहुत ही एक्सीलेंट बॉलिंग की है। मुझे लगता है खुर्रम शहजाद और भी विकेट्स देंगे आज डेफिनेटली। अच्छा। और अब्बास अपने हिसाब से जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं इकोनॉमिकल होने के, उस हिसाब से उन्होंने रन जरा ज़्यादा दिए हैं, लेकिन उन्होंने फिर विकेट लिया, वो थोड़े से अपने रिदम में और आ जाएं तो डेफिनेटली वो विकेट्स लेंगे। देखिए, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री पे नज़र डालें तो पाकिस्तान का जो ग्राफ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान पहले टेस्ट में अक्सर ओवरसीज स्ट्रगल करता है और हार जाते हैं पहला मैच, सेकंड मैच में बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, ड्रॉ करते हैं, और थर्ड टेस्ट पाकिस्तान जीत जाता है। लेकिन यहाँ पे वो मार्जिन नहीं है, यहाँ 2 टेस्ट की सीरीज है, तो यहाँ पाकिस्तान को बिल्कुल इसी टेस्ट में पूरी तरह से एक्लेमेटाइज होना है, एक अपना बेहतर परफॉर्मेंस देना है और साउथ अफ्रीका को हराना है। अदरवाइज बिल्कुल यानी एक ही टेस्ट का और मार्जिन है, यानी उसमें बहुत पाकिस्तान के पास टाइट लिस्ट पे पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि चल रहा है। बहुत जरूरी होगा कि पाकिस्तान अपना परफॉर्मेंस करे इन्हीं दिनों में। बिल्कुल। तो सलीम साहब, आप साउथ अफ्रीकन टीम को कैसा देख रहे हैं इस वक्त? वो कैसी दिखाई दे रही है, बैटर्स खासकर उनके, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है दोनों सीरीज में उनकी जो कारकर्दगी रही है, पाकिस्तान के साथ सीरीज में भी जो उनकी कारकर्दगी रही है, और अब जो टेस्ट मैचेस हैं उनमें आपका क्या ख्याल है कि उनके बैटर्स कैसी कारकर्दगी दिखाएंगे? देखें, घर पे तो सभी शेर होते हैं और साउथ अफ्रीका भी अपने घर पे खेल रहा है, सारी कंडीशन वगैरह का उनको पता है, तो अब तक की परफॉर्मेंस भी उनकी बेहतर है। अब पार्टनरशिप लगना शुरू हुई है, तो मुझे थोड़ा सा है खतरा कि आगे जाके और कोई बड़ी पार्टनरशिप ना बन जाए। लेकिन दूसरी बात और इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम ऑन पेपर देखते हैं किसी भी हरीफ को, तो हमें लगता है यार ये तो बच्चे है, तो नया है, ये कुछ नहीं करेगा। बाद में हम उनको हीरो बना देते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि अपनी टीम से ज्यादा दूसरी टीम के हीरो बनाए हमने। जैसे आप देख लें कि बॉश कल पहला मैच खेल रहे थे, वो पहली
पहली बॉल पे विकेट लेके उन्होंने हिस्ट्री बनाई, फिर 4 विकेट ले ली पहली इनिंग में उन्होंने। अब कोई कल से पहले उनको इतने लोग जानते नहीं होंगे, अब सब उनको जानते ही आ रहे हैं, नया बॉलर आया बड़ा अच्छा बॉल रहा है। मैं तो अभी बैटिंग में भी हमें नजर आ रहा है, बाद में अगर हम देखें तो इतने बड़े नाम नजर नहीं आ रहे, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि बस कोशिश करें। सबसे पहले इस पार्टनरशिप को तोड़े मार्करम और बाउमा की, ये दोनों तो एक एस्टैब्लिश प्लेयर है, बाद में भी उनके पास अच्छे प्लेयर है, तो फिर कोई जाके चांस बन सकता है। कोई एक बड़ी पार्टनरशिप अगर पाकिस्तान ने बना दी तो मसाइल होंगे, क्योंकि हमने स्कोर बोर्ड पर इतना बड़ा स्कोर बनाया है नहीं कि जिसको हम कह सकें कि यार हमारे पास इतना बड़ा स्कोर है कि चलो चल जाएगा। गलती की गुंजाइश है नहीं, बैटिंग लाइन चली नहीं है, बॉलर्स को परफॉर्म करना होगा, फील्डर्स को भी इनका साथ देना होगा, तभी कोई बात बनेगी। और फिर सेकंड इनिंग में भी हमारे पास मार्जिन होगा, लेकिन अगर हमने कोई 100-150 रन की लीड दे दी तो हम लोग की टीम और ज्यादा प्रेशर में आ जाएगी। फिर आपको 350-400 रन बनाने होंगे मैच को बचाने के लिए, जो ज़ाहिर कंडीशंस में और बैटिंग लाइन में इतना आसान लगता नहीं है। तो फिलहाल ओवर टू बॉलर के वो कैसे परफॉर्म करते हैं आज। सही है। रिशाद साहब, आपको क्या लगता है, अभी भी 129 रन दरकार है पहली इनिंग्स की जो बढ़तरी है उसे खत्म करने के लिए जनूबी अफ्रीका को? आपकी नजर में क्या स्ट्रेटजी, क्या गेम प्लान होना चाहिए आज का? जी मेरे ख्याल में डेफिनेटली पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को तो अच्छी बॉलिंग करनी ही पड़ेगी, लेकिन फील्डर्स का बड़ा ज़रूरी है कि फील्डर्स भी कैच पकड़े। हमारे यहाँ ये होता है कि अक्सर इन जगहों पे ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान की जो फील्डिंग है उसका जो स्टैंडर्ड है वो इतना मेयार का नहीं होता। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि बॉलर्स का साथ दें और फील्डर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दें, ये ज़रूरी है। और उसके अलावा ये कि पाकिस्तान के पास बहरहाल मैं समझता हूँ कि सलमान अली आगा हैं और साहिब मयूब भी अब बॉलिंग करने लगे हैं, तो अगर ज़रूरत पड़े तो स्लो बॉलर्स को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीकन जो हैं उनकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो स्पिनर्स पे अच्छे खासे वीक रहे हैं, और स्पिनर्स उनको डेफिनेटली जो एक टर्म है कि उनको फंसा सकते हैं उनके बैट्समैन को। तो मैं समझता हूँ कि सारे बॉलर्स को बड़ा एस्ट्यूटली, बड़ा क्लेवरली शान को यूज करना चाहिए, यही एक जरूरी है। राइट। तो सलीम साहब, आप क्या सोचते हैं, ये कामरान गुलाम के अलावा बाकी बैटर्स क्यों नहीं चले? क्या वजह थी कि पूरी की पूरी जो हमारी बैटिंग लाइन थी वो रेत की दीवार साबित हुई? देखिए, एक तो पिच का खौफ शायद तारी था, और जिस तरह आपने देखा कि ग्रीन पिच थी, वाकई एक तो कहने को ग्रीन पिच होती है, ये वाकई ग्रीन पिच थी। तो जब मैं सुन रहा था कमेंट्री तो रमीज राजा ने कहा वो ग्रीन पिच, तो उसने कमेंटेटर जो साथी कमेंटेटर था वो यही का था साउथ अफ्रीका का, उसने कहा रमीज ये हमारे नॉर्म है, ये नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसी होती हैं पिचेस ना, तो वो हमारे ऊपर शायद तंज कर रहे हो पाकिस्तानी पिचेस पे। तो बहरहाल पिच तो थी ऐसी, हमारे प्लेयर ऐसी पिचेस पे बहुत कम खेलने का मौका मिलता है, या ऑस्ट्रेलिया जाए या साउथ अफ्रीका जाए, इस तरह के मुल्कों में ही मिलती है। तो जब बहुत कम आप खेलते हैं तो फिर मुश्किलात तो होती हैं। आप खेल कर आ रहे हो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच फैसलाबाद में, इधर आप उनको सेंचुरियन में ले आओ जहां पर गेंद यूं जा रही है, पता नहीं चल रहा कब गेंद चली गई, कान के बराबर से जहां हुआ फैसलाबाद में तो आराम से मजे से खेल रहे हैं, आप लाहौर या कराची में, तो मसला तो होता है। लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, जब एक आध बार खेल लेते हैं, थोड़ा टाइम कुछ पे गुजार लेते हैं, तो उनको आइडिया हो जाता है कि यार हाँ अब समझ आ गया हमें ना। जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में मैं बताऊं, पहली इनिंग में उनके साथ भी यही हुआ था, जब वो खेले तो उन्होंने कहा यार मैं तो, मेरे में टैलेंट ही नहीं है, मैं तो खेल ही नहीं सकता, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए। लेकिन बाद में उन्होंने स्कोर बोर्ड देखना छोड़ा, उन्होंने खुद, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, उन्होंने स्कोर बोर्ड को देखना छोड़ा, उन्होंने कहा मुझे टाइम गुजारना है कि आधे घंटे मुझे खेलना है, और फिर वो सेट हो गए। तो यहाँ ये प्लेयर्स को भी यही करना चाहिए कि देखें, वक्त गुजारें, टाइम लें, जब सेट हो जाए तो शॉट भी मारे। जल्दी की बात की, कोई आप T20 थोड़ी खेल रहे हैं। हाँ। और सोशल मीडिया पे भी चल रहा था सलीम खालिक साहब, मैं शाह साहब की जानिब भी यही सवाल रखूं कि सोशल मीडिया पर भी बहुत चल रहा है, और हम यही देख रहे थे कि जल्दबाजी बहुत थी। कामरान गुलाम की मिस्ट्री जो है ना, उस पर भी जरा बड़ी बात हो रही थी कि वो T20 की तरह खेल रहे थे टेस्ट मैच को भी। रिशाद साहब, आप क्या कमेंट करेंगे, इस तरीके से खेलना और इस तरह के टाइम में जो परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कामरान गुलाम ने किया इतनी जल्दबाजी में, इस तरह की परफॉर्मेंस, क्या ये दुरुस्त था इस तरीके से खेलना, और क्या वजह रही होगी, किस माइंडसेट के साथ वो खेल रहे थे? जी हाँ, ये आप सही कह रही हैं कि ये इसकी वजह समझ में नहीं आती, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट है, इसमें कोई ओवर्स की कैद नहीं है, पूरा बैट्समैन को टाइम मिलता है सेट होने का, तो कोई वजह नहीं थी। कुछ शॉट्स भी जरूर खेल लें कि अगर आप साइकोलॉजिकली साउथ अफ्रीकन बॉलर्स पे हावी होना चाह रहे हैं शॉट्स खेल के, तो आप कुछ शॉट्स जरूर मार दें, लेकिन ये कि अंधाधुंध जिस तरह शॉट्स मारना जो हमें नजर आया कि रिस्क भी दिए जा रहे हैं, डाउन द विकेट बैट्समैन आ रहे हैं, नीडलेस थी, तो उसका देखिए नुकसान फिर पाकिस्तान को ही हुआ इसके सऊद की शक्ल में, या कामरान जिस तरह से आउट हुए।
تو یہ بڑا ضروری ہے کہ سچویشن کو سمجھ کے اور اچھی طرح کھیلیں. ساؤتھ افریقہ اس وقت بہترین فارم میں ہے. وہ آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل پہ آن دا ورج ہے بالکل کوالیفائی کرنے کے لیے, اور مسلسل ان کی فتوحات رہی ہیں. تو بہت اچھے فارم میں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہے. ان کو بالکل اس طرح سے آپ لائٹلی نہیں لے سکتے. ایک بڑا اسکور کرنا, اس کے بعد پھر ان کو انڈر پریشر لانا, جلدی آؤٹ کرنا, یہ ساری چیزیں اس وقت بالکل ضروری ہیں پاکستان کے لیے, ورنہ یہ کہ ٹیسٹ میچ ہاتھ سے نکل جائے گا. بہت ضروری ہے. رائٹ. تو سلیم صاحب آپ بتائیے گا کہ اس وقت بھارت کا بھی میچ اس وقت جاری ہے, تو اس پر کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہمارے اس میچ سے ان کو کچھ فائدہ ہوگا, پہلے آپ نے ذکر بھی اس کا کیا تھا. بالکل, وہ تو دعائیں کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جیتے. انڈیا کی پوزیشن اتنی اچھی, انڈیا کی پوزیشن مجھے اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی. آسٹریلیا نے بہت بڑا اسکور کر لیا ہے اور 3 پلیئر نے 50 کی. انہوں نے اسمتھ نے بھی بڑی اننگ کھیلی, سینچری بنائی. انہوں نے نیا پلیئر آیا, اس نے کمال کر دکھایا. اور دیکھا ہوگا آپ نے, کوہلی نکل گیا, بچوں والی حرکت تھی کہ اس کو بھی مارتے ہوئے گئے, سیدھے جانا تھا, ان کو تیڑے گئے خاص طور پہ. وہ ان کو پتہ نہیں, کوہلی سزا بھی تو مل گئی, پھر میچ فیس کا 20% جرمانہ لگ گیا. ارے یہ کچھ بھی نہیں ہے کوہلی کے لیے اتنے کہ, تو وہ اگر میں مثال کے طور پہ وہ اپنے کتے کو بسکٹ کھلا دیتا ہوگا. لیکن یہاں اگر کوئی پاکستانی پلیئر ہوتا, آپ یقین مانے 4 میچز کا بین لگا دیتے اس کے اوپر. بڑا کرکٹ کی ساحت کو نقصان پہنچایا, ایسا کیا ویسے کیا. لیکن اب ظاہر ہے کہ ان کے ابو چیئرمین ہے ICC کے, تو کیا ایسا مسئلہ ہے. جب وہ ہے نا ایک مثال, سیاں بنے کوتوال تو اب ڈر کاہے کا, وہ والی بات ہے. تو یہ انڈیا کی ٹیم کی پرفارمنس جو ہے آپ نے دیکھی, بالنگ ان کی. بمراہ کل آج ہی میں نے بلکہ وہ خبر ہم لوگوں نے ایکسپریس میں بھی لگائی, پتہ نہیں کتنی بالز کے بعد ان کو پہلا چھکا لگا ہے. اچھی بالنگ کی نو ڈاؤٹ انہوں نے, لیکن باقی کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اتنا بڑا آسٹریلیا نے اسکور بنایا اور انڈیا کی پوزیشن اب کافی ویک لگ رہی ہے. 1 وکٹ گر بھی گئی تھی ان کی جب میں نے آخری دیکھا تھا آپ سے بات کرنے سے پہلے. تو اب یہاں پر کچھ بھی کرنے نہیں چل سکے گا کہ بھائی ہم کرکٹ میں سب سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہاں تو پرفارم کرنا پڑے گا آپ کو بیٹ کے ساتھ اور بال کے ساتھ, جس میں ابھی تک انڈیا کی ٹیم کامیاب لگ نہیں رہی ہے, بلکہ اپنے اوپر اننیسیسری پریشر بھی. کوہلی ویسی 1 سینچری کے بعد پرفارم نہیں کر پا رہے تھے آسٹریلیا میں. اب انہوں نے اور اپنے اوپر سارے کراؤڈ کو اپنا دشمن بنا لیا. آسٹریلینز سارے اب ان کے دشمن بن گئے, اور اب ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اچھا پرفارم کر کے اس میچ کو بچائیں. رائٹ. تو سر ان دی اینڈ میں چاہوں گی دونوں کامنٹ کریں کہ آج کے میچ کی کیا پریڈکشن ہے آپ کی, آج کے دن کے اختتام تک کیا ہوگا میچ کی جو صورتحال ہے وہ. پہلے سلیم خالق صاحب آپ بتائیے, پھر میں ارشاد صاحب کی جانب آتی ہوں. میں بتائیں, کوشش کرتا ہوں, اگر صحیح لگ گیا تو پھر بکیز مجھے نہیں چھوڑیں گے. خیر کل دوبارہ چیک کر لیں گے سلیم خالق صاحب. لگتا یہی ہے کہ پاکستانی بالنگ اٹیک اس قابل ہے کہ جلدی آؤٹ کر لے ساؤتھ افریقہ کو. لیکن وہی بات جو ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ شروع میں ہم لوگ کتنی وکٹیں لیتے ہیں, اگر شروع میں ہم نے یہ پارٹنرشپ توڑ دی, اس کے بعد پھر 1-2 اور آؤٹ کر دی, تو ہمارے پاس بڑا اچھا چانس ہوگا. جتنے ہم لوگوں کو لیڈ مل جائے, 10 رن کی بھی ملے, 20 رن کی بھی ملے, ہمارے پاس پھر کم بیک کا زیادہ چانس ہوگا. اس کے بعد پھر 0 سے ہی میچ شروع ہوگا, کیونکہ دوسری اننگ میں بیٹنگ کریں, آپ بڑا اسکور بنائیں تو ساؤتھ افریقہ کو پریشر ملے. اور تو ہمیشہ 4تھے نمبر پہ کھیلنا, کسی بھی پچ پر آپ کھیلیں, مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ پاکستان کے پاس پورا ابھی چانس ہے, ابھی اوپن ہے میچ, کوئی ایسا خطرے کی ابھی گھڑی نہیں. اور آپ کی پریڈکشن صحیح ثابت ہو گئی نا, تو کوچ آپ کو ہی رکھ لینا میرے خیال سے. رشاد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں بالکل, میرا خیال سلیم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو ضروری ہے کہ بہت ہی زبردست قسم کی بولنگ اور فیلڈنگ ہو, تاکہ ان کو اپنی جو ہم نے اسکور کیا ہے 211 بہت کم ہے حالانکہ, لیکن اس سے کم پہ اگر آؤٹ کر لیں تو بہت ہی لاجواب ایک کوشش ہوگی. ایک دو چیزیں یہ نظر آ رہی ہیں کہ اس طرح کے رنز زیادہ لیک ہو رہے ہیں 3rd مین پر, اور جس طرح سے آسانی سے پاکستان کے فیلڈرز جو ہے وہ باؤنڈری پہ کوئی روکنے کا فل اٹیمپٹ نہیں کر رہے. تو یہ بہت ضروری ہے, جیسے میں نے کہا کہ فیلڈنگ کا بہت بڑا حصہ ہوگا اس میں کہ پاکستان ان کو ریسٹرکٹ کر سکے. بہت ہی کلیدی کردار ہوگا فیلڈنگ کا ڈیفینیٹلی. بالکل دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے. ابھی تو میچ کا دوسرا دن ہوگا اور پھر دیکھیں گے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم اپنی دوسری اننگز میں کیا کرتی ہے. بہت شکریہ سلیم صاحب اور رشاد صاحب, آپ دونوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا. اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف نجومی تو کوئی ہے نہیں, بتا تو سکتا نہیں کہ بالکل ایگزیکٹلی کیا ہونے والا ہے, لیکن ان تجزیہ کاروں سے ہمیں کم از کم اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ روز کے روز ان چیزوں کو کور کر رہے ہوتے ہیں, کھلاڑیوں کی پرفارمنس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں, تو کچھ
कुछ ना कुछ अंदाज़ा इनको होता है कि मैचेस में क्या होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो ये पहला टेस्ट है साउथ अफ्रीका के साथ, ये अच्छा गुजरेगा। अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, जिनकी आज 17वीं बरसी मनाई जा रही है। 21 जून 1953 को वो पैदा हुई थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल है। बरतानिया और अमेरिका में आला तालीम हासिल करने वाली बेनज़ीर भुट्टो की सियासी ट्रेनिंग शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की। आपका ताल्लुक अगरचे तबका अशराफिया से था, मगर इसके बावजूद हमेशा आवाम के साथ जुड़ी रहीं। यही वजह है कि आपको चारों सूबों की जंजीर के तौर पर भी याद किया जाता है। और अपने वालिद की हुकूमत का तख्ता उलटने और उनको फांसी के बाद बेनज़ीर भुट्टो को नज़रबंदी और जलावतनी की सौबतें भी बर्दाश्त करना पड़ी थी, और इसी दौरान उन्हें पीपल्स पार्टी का सरबराह भी बनाया गया। मुल्क से मार्शल लॉ उठाए जाने के बाद 1986 में वतन वापसी जब उनकी हुई तो लाहौर एयरपोर्ट पर लाखों का मजमा उनका मुंतजर था, जहां उनका फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल भी किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1987 में नवाब शाह की अहम शख्सियत हाकिम अली ज़रदारी के बेटे आसिफ अली ज़रदारी से रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2 दिसंबर 1988 को 35 साल की उम्र में पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ भी उठाया, लेकिन उनकी हुकूमत महज 20 माह ही मुकम्मल कर सकी। आप 1993 को दूसरी बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई, लेकिन इस बार पीपल्स पार्टी के अपने ही सदर फारूक अहमद खान लगारी ने 1996 में बदउनवानी, बदअमनी और करप्शन के जो इल्ज़ामात हैं उसके बायस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। जी, और गढ़ी खुदा बख्श में इस वक्त तक़रीबात का सिलसिला जारी है और आसिफ अली ज़रदारी अपने बच्चों के हमरा वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये वो खातून हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम सरबुलंद हुआ और ये वज़ीर आज़म रहीं पाकिस्तान की। और इसकी वजह से जो 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जाना जाता है और आज तक जाना जाता है, वो एक एटमी ताकत होने की वजह से और एक यहाँ पर खातून वज़ीर आज़म होने की वजह से, बेनज़ीर की वजह से। तो हम बेनज़ीर भुट्टो उनको ये एक खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे उनकी खिदमात के सिले में। आज दुनिया एक अजीम रहनुमा और माहिर मईशत से महरूम हो गई है। उनकी भी बात करते हैं। भारत से उनका ताल्लुक़ है। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में वो चल बसे और भारतीय मीडिया के मुताबिक मनमोहन सिंह को तबीयत नासाजी के बायस नीम बेहोशी की हालत में नई दिल्ली के अस्पताल मुंतकिल किया गया था और वो 2004 से 2014 तक मुसलसल 2 बार भारत के वज़ीर आज़म रह चुके थे। मनमोहन सिंह ने बतौर वज़ीर ख़जाना भी जिम्मेदारियाँ अंजाम दी। 5 साल तक ये जिम्मेदारियाँ उन्होंने अंजाम दी। उन्होंने मुआशियात में PhD की तालीम हासिल की और फिर सियासतदान बने। मनमोहन सिंह 1932 में पाकिस्तान के ज़िला चकवाल में पैदा हुए थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह न सिर्फ भारत के सियासी मंजरनामे में एक नुमाया शख्सियत थे, बल्कि आलमी सतह पर भी एक मतवाज़न, दूरअंदेश और काबिल एहतराम लीडर के तौर पर वो जाने जाते थे। 1980 और 90 की दहाई में भारत की मईशत को जो ज़वाल आया था उससे निकालने में इन्होंने भरपूर किरदार अदा किया था। उसे एक नई जहद देने वाले मुआशी इस्लाहात के मेमार की हैसियत से उनका किरदार नाकाबिल फरामोश है। 1991 में वज़ीर ख़जाना की हैसियत से उनकी क़यादत में किए जाने वाले इस्लाहाती इक़दामात ने भारत को दिवालियापन से निकाला और दुनिया के सामने एक उभरती हुई मईशत के तौर पर पेश किया था। ये इस्लाहात आज भी भारत की मुआशी तरक्की की बुनियाद समझी जाती हैं और 2004 से 2014 तक भारत के वज़ीर आज़म की हैसियत से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई अहम फैसले भी किए, जिनकी वजह से भारत को तरक्की, अमन और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न भी किया गया। जो अहम चीज़ें थी वो जोहरी मुआहिदा था, दही तरक्की थी, तालीमी इस्लाहात थी, इसके साथ साथ हक तालीम एक्ट का नफाज था, इलाकाई अमन था, पड़ोसी ममालिक के साथ ख़ास तौर पर जो अमन की कोशिशों में उनका किरदार था, स्पेशली पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात बेहतर करने की संजीदा कोशिशें थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक नरम गुफ्तार, बेदाग शख्सियत के मालिक और हकीकी मायनों में अवाम के खैर ख्वाह रहनुमा समझे जाते थे और उनकी क़यादत में भारत ने आलमी सतह पर शनाख्त मज़ीद मजबूत की। तो आज के दिन में अगर हम कहें तो ये खित्ता अपने 2 बड़े लीडर्स से महरूम हुआ, एक जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी और उसके बाद मनमोहन सिंह साहब की ये जो वफ़ात हुई है इस पर हमने बात की, उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया। इसके साथ ही हम ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, अब ज़रा आपको बताते हैं कि पहचान उम्र की मोहताज नहीं हुआ करती और यही बात सच साबित की है 5 साला सुफियान महसूद ने, जिनके चर्चे आलमी सतह तक हैं। जनाब, पाकिस्तान के कम उम्र 5 साला मार्शल आर्टिस्ट सुफियान महसूद ने एक और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाला है। कम उम्र पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट सुफियान महसूद ने भारत का मोस्ट
एल्बो टोनी स्ट्राइक्स का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो महज 30 सेकंड्स में तोड़ दिया है और सुफियान ने 54 एल्बो टोनी स्ट्राइक्स जो है वो किए हैं और सुफियान ने इससे पहले भी भारत का एक मुश्किल रिकॉर्ड तोड़ा था और वो पाकिस्तान के लिए सबसे पहले 100 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इरफान महसूद के बेटे भी हैं। बिल्कुल, और इरफान और सुफियान दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले इरफान, नाम आपकी जानिब आएंगे। क्या घोट के पिलाया आपने सुफियान को कि वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड वो शुरू कर दिए उन्होंने भी बनाना? तो ऐसा कैसे हुआ? आपने सुफियान को गाइड किया, ऑफ कोर्स आपने गाइड किया होगा, लेकिन इनकी ट्रेनिंग कैसी रही और कैसे आपने सोचा कि ये भी वर्ल्ड गिनेस रिकॉर्ड्स बना सकते हैं? जी, हमारी मार्शल आर्ट की एकेडमी है, वहाँ पे सुफियान मेरे साथ जाते रहते हैं और भी बच्चे हैं वहाँ पे जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। हमारी जो एकेडमी, इसके 17 स्टूडेंट्स अब तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो सुफियान भी उनको देखता रहता है, एक्टिविटीज ये भी फॉलो करता रहता है। तो इसने भी इसकी जो फिजिक है वो काफी मतलब अच्छी है और स्टेमिना इसका अच्छा है। तो उसी के मुताबिक कुछ रिकॉर्ड मैंने सर्च किए थे, सुफियान को दिखाए थे कि ये रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर इसने प्रैक्टिस शुरू कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने ब्रेक किए। जबरदस्त। कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं? ये एल्बो स्ट्राइक्स का रिकॉर्ड है और दूसरा कौन सा रिकॉर्ड है? जो पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था ये इंडिया का रिकॉर्ड था, 5 साल अनबीटेबल रिकॉर्ड था। इसको कोआला चैलेंज भी बोलते हैं और फर्स्ट टाइम टू क्लाइंब अराउंड अ पर्सन रिकॉर्ड था। ये 9 सेकंड में हमने करने थे, 9 सेकंड में ये रिकॉर्ड हमने बीट करना था। जी तो जी जी जी, ये तब आप तब भी इसके एक्सप्रेसो में हमने आपको बुलाया था और तब आपने इस रिकॉर्ड का बताया था। जी बिल्कुल। और दूसरा रिकॉर्ड? तो दूसरा अभी रिसेंटली ये 30 सेकंड में 54 रिकॉर्ड था। सुफियान ने 79 की है 30 सेकंड में। राइट, नी टू एल्बो स्ट्राइक, ये एक्सरसाइज बिल्कुल। एल्बो टू नी स्ट्राइक्स जो उन्होंने बनाई है वो तो देख ही रहे हैं, हम वीडियोस में भी देख रहे हैं। तो हम सुफियान से भी बात कर लेते हैं। सुफियान, आप बताइएगा कि कैसे तय किया आपने कि हम ये एल्बो टू नी करेंगे, ये स्ट्राइक्स करके हम रिकॉर्ड बनाएंगे? कैसे आपने तय किया? सुफियान, आप हमें सुन सकते हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है कि मुश्किल सवाल कर दिया मैंने। सुफियान बताइए, आपको कैसा लग रहा है? आपने रिकॉर्ड तोड़ा है, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके बाबा पहले बनाते थे और अब आपने भी शुरू कर दिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा भाई, 5 साल के आप हैं और रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। इरफान साहब, कमाल कर दिया यार, आपने अपनी जगह पर तो बनाए हैं, इनकी जगह पर भी जो है आप देख रहे हैं 5 साल बच्चा जो है वो गिनेस के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहा है। हाँ। जबरदस्त बात है। मैं वैसे वजीर आजम साहब से मुलाकात के हवाले से पूछना चाहूंगी। इरफान, सुफियान की भी मुलाकात थी, कैसी मुलाकात रही वजीर आजम साहब से? ये पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जब इसने ब्रेक किया था तो वो काफी वायरल हुआ है और काफी वो जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के सोशल मीडिया है उस पर भी उन्होंने शेयर किया हुआ है वो रिकॉर्ड। तो उसी वो न्यूज चैनल पे न्यूज आने के बाद फिर पीएम के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हमसे कांटेक्ट की कि पीएम सुफियान से मिलना चाह रहा है। तो फिर हम वहाँ गए और वहाँ पे मुलाकात की। अरे वाह सुफियान, वैसे आप बोलते तो हो नहीं, वजीर आजम साहब से क्या बातें की आपने? हम देख सकते हैं, हमने विजुअल्स भी देखे, हमने पिक्चर्स भी देखी हैं आपकी। सुफियान, क्या बातें की सुफियान, आप वहां पर डरे तो नहीं वजीर आजम से मुलाकात करते हुए? सुफियान, मेरा ख्याल है सुफियान से ये सब कुछ एक्सपेक्ट करना बहुत जल्द होगा। 5 साल के सुफियान है और इरफान साहब, आपको भी दाद देनी पड़ेगी कि आपने अपने बच्चे को शुरू से ही ट्रेनिंग दी और इस मकाम पर उसे खड़ा किया, क्योंकि इतना ऐसे बच्चे को खुद से तो वो डिसाइड करने की जो सूरत हाल में नहीं होता। तो आप ही बताइए कि इरफान जो है, क्योंकि सभी बच्चे एक लाइन अगर उनको दे भी दी जाए तब भी वो उस पर अमल दरामद नहीं कर पाते हैं। सुफियान कैसे केड हैं? क्या जो कुछ आप बताते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, फौरन अमल दरामद करते हैं उस पर? क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे को गाइड करना ये थोड़ा मुश्किल काम होता है, मुश्किल टास्क है। हमारे एकेडमी में
7 साल का एक लड़का था, उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था, 9 साल का था, उसने भी ब्रेक किया। इनको देख के फिर और बाकी बच्चे जो होते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं कि ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है या इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। यानी मैं आहिस्ता आहिस्ता इनको मोटिवेट भी करते रहते हैं, साथ में समझाते भी हैं। फिर क्योंकि इनको टफ ट्रेनिंग नहीं दे सकते, छोटे बच्चे हैं, इनको उसी के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है, उसी के मुताबिक गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, फिर वो कोई ना कोई अचीवमेंट ये हासिल कर लेते हैं। जबरदस्त। वैसे इरफान, आपसे तो वैसे पूछते हुए भी डर ही लगता है, क्योंकि कोई रिकॉर्ड ऐसा बचा नहीं होगा मेरे ख्याल से जो अभी तक आपने ब्रेक नहीं किया। माशाल्लाह से आपने जितने ज्यादा अभी तक गिनेस जो रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ दिए हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि अपने लिए क्या प्लान है आगे, कौन सा रिकॉर्ड आप तोड़ने वाले हैं, या फिर सुफियान के लिए क्या प्लान किया है? हमारे अभी तक तकरीबन हमारी एकेडमी के 160 प्लस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। हमारी कोशिश है, कुछ लड़के हैं वो नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उनको लेके जाना है। कुछ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने सर्च किए हुए हैं, कुछ मैंने अटेंड किए हुए। इंशाल्लाह इन फ्यूचर उनको मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द 150 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ब्रेक कर सकूं। राइट। और आपने इरफान सुफियान को लाना बंद नहीं करना है, इनके रिकॉर्ड बनते चले जाएंगे, हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म मुहैया करते चले जाएंगे। अभी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत से खिलाड़ी हमारे ऐसे हैं जिनको अभी भी बात नहीं करनी आती है, हालांकि वो अच्छे खासे और वो दिन दूर नहीं है अली, जब इसी तरीके से सुफियान बात कर रहे होंगे जिस तरह से इरफान अपने रैकेट्स के बारे में बता रहे हैं, तो वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, एक्सप्रेसो में आप आए, और सुफियान को खास तौर पे हम बड़ा फील कर रहे हैं। अभी 5 साल का एक बच्चा जिसने जबरदस्त किस्म का रिकॉर्ड जो है वो बना लिया। इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे, आपका हिम्मत जाएगा, कुछ ही देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक। आज एक्सप्रेसो में हमारे साथ एक मुनफरिद आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनका आर्ट वर्क आप हमारी स्क्रीन पर अभी कुछ ही दिन में मुलाहिजा करेंगे। आप देख सकेंगे कि यही वो मुनफरिद आर्ट है जो उनकी पहचान है। नाज़रीन, हमारे साथ आयशा भट्टी इस वक्त मौजूद हैं। दीवारों पर ऐसे खूबसूरत डिज़ाइन तख्लीक करती हैं कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। मज़ीद उन्हीं से उनके इस आर्ट के मुतालिक, उनके मुनफरिद आइडिया के मुतालिक जान लेते हैं, वो कब से इस आर्ट को लेकर चल रही हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, ये तो मतलब क्या खूबसूरत डिज़ाइंस हैं, किस तरीके से आप वॉल पेंटिंग कर रही हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये सोचा कब आपने, आपको आइडिया कैसे आया? वैसे तो मैं बचपन से करती हूँ, मतलब मैं छोटी सी थी, मेरी बहुत अच्छी ड्राइंग थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं जब बड़ी होती गई तो मेरी आर्ट इंक्रीज़ होती गई, मतलब मैं बहुत अच्छी आर्ट में होती गई। तो फिर वो मैंने स्टार्ट किया। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कलरफुल आइडियाज़ और कलरफुल पेंटिंग्स। मतलब कलरफुल जो पेंटिंग करती हूँ ना मैं, तो मेरा माइंड रिलैक्स होता है। अच्छा, जबरदस्त। तो वॉल पेंटिंग स्पेशली इसका आइडिया हुआ, हम सब शुरू तो वहीं से ही करते हैं, घर की दीवारों से ही शुरू करते हैं सब बच्चे, लेकिन आप में ज्यादा टैलेंट था कि आपकी तो देखकर भी आपके पेरेंट्स कहते होंगे कि बहुत खूबसूरत बना रही हो बचपन में भी, कि बना दो। हाँ, ये तो है। मेरे घर वाले पहले तो मुझे निकम्मा ही समझते थे, लेकिन जब उनको पता चला कि हमारी बच्ची में टैलेंट है तो वो भी अप्रिशिएट करने लग गए मुझे। मतलब मैं बचपन से कर रही थी, लेकिन मेरे में मतलब स्टडी वगैरह मैंने नहीं की। राइट। तो कुछ खास जो कलर्स हैं उनके साथ आप पेंट करती हैं? मुझे ज़्यादा ना कलरफुल नियॉन्स इस तरह की मतलब अच्छी लगती हैं। मतलब कलरफुल पेंटिंग से ना मेरा माइंड रिलैक्स होता है। जबरदस्त। तो पहली वॉल आपने कौन सी पेंट की, क्या बनाया था कुछ? पहली वॉल मैंने अपनी बहन की बनाई थी, क्योंकि मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। मुझे मतलब 2 साल पहले मुझे आइडिया हुआ कि मुझे आर्ट में बहुत मतलब मेरा है, तो मैं उसकी तरफ जाना चाह रही थी। तो इसकी कोई रस्मी तालीम भी हासिल की आपने? नहीं, मैंने तालीम हासिल नहीं की। मैंने इंटरमीडिएट के बाद स्टडी छोड़ दी थी, लेकिन बाद में मुझे वैसे रिग्रेट हुआ कि मुझे स्टडी करनी चाहिए थी। गॉड गिफ्टेड है। बिल्कुल। तो ये बताइएगा कि आपने इसको चुना कैसे? यानी ये तो आपने बता दिया कि आप एक गॉड गिफ्टेड लड़की थी जिनको आप अंदाजा था कि मैं वो ड्राइंग कर सकती हैं, हाँ। लेकिन आपको स्टडीज छोड़कर इस तरफ पूरी तरह से आ जाना, और फिर इसका जो कम बैक, जो इसका आपको पे बैक मिला है, वो कैसा है? मैं मतलब आर्ट में मेरा मतलब मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं इसमें इंटरेस्ट था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना एक टाइम आया कि मैं बहुत ज़्यादा बोर होने लग गई। फिर मुझे याद आया कि मेरे में तो ये टैलेंट है, फिर मैंने वो दोबारा से स्टार्ट किया। पहले मैं बचपन में करती थी, लेकिन तब मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, और स्टडी का तो मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था। स्टडी मैंने छोड़ दी थी।
تو میں آرٹ کرنے لگی. جس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ آپ آرٹسٹ لوگوں کا آرٹ جو ہے نا وہ ان کی پہچان ہوتا ہے, وہ ان کے لیے بولتا ہے, تو آرٹسٹ تھڑا خود کم ہی بولتے ہیں, جو ان کی آرٹ ہے وہ زیادہ بولتی ہے. یہ بات تو سچ ہے, میں بہت زیادہ انٹروورٹ ٹائپ ہوں تو میں بہت کم بولتی ہوں. آرٹسٹ ایسے ہی ہوتے ہیں, اور جو ان کا کام ہے وہ بولتا ہے, اور بالکل ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا کام بول رہا ہے. کمرشلی بھی کر رہی ہیں آپ؟ جی میں کمرشل ایز اے پروفیشن کرتی ہوں. پہلے تو میں بالکل ایز اے پروفیشن نہیں کرتی تھی, مطلب آپ کو لگتا ہے یہ ایک لوکریٹو پروفیشن ہے؟ جی مطلب آرٹ ایک اچھی چیز ہے. میں تو چاہتی ہوں کہ پوری دنیا ہی کلرفل ہو جائے, مجھے مطلب بہت اچھا لگتا ہے. اچھا, تو پہلا کمرشل مطلب کیا کام آپ نے پہلے کیا؟ کیا کوئی وال پینٹ کی یا پھر کوئی پینٹنگ آپ کی سیل ہوئی؟ اس وقت کیا فیلنگس تھیں, کیا محسوس کیا اس وقت؟ میں نے جو پہلی پینٹنگ بنائی تھی نا وہ میری مطلب میں نے ایسے ہی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دی. کافی مطلب لوگوں نے بولا کہ مجھے یہ خریدنی ہے, مطلب وہ پینٹنگ پھر میں نے نا بیچ دی. پھر مجھے ہوا کہ مجھے یہ ایز اے پروفیشن لے کے چلنا چاہیے, تو میں نے وہ پینٹنگ سیل کرنا شروع کر دی. میں نے کوئی بھی مطلب ایسی پینٹنگ نہیں بنائی جو میں مطلب آرڈر پہ یا ایسے بناؤں. میں نے ڈائریکٹ پینٹنگز بنائی اور وہ میں نے پوسٹ. تو کتنے کی سیل ہوئی تھی پہلی پینٹنگ؟ میری پہلی پینٹنگ مطلب 30K کی ہوئی تھی. اچھا, اور ابھی آپ کے جو فن پارے ہیں ان کی کیا رینج ہے؟ سب سے ایکسپینسو کیا ہے اور سب سے ایکسپینسو میں نے وال پہ پینٹنگ کی ہے, ان کا میں نے 100 کے چارج کیا تھا. مطلب وہ سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, لیکن اتنی ایکسپینسو نہیں تھی. تو اس کے لیے جو مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے وہ وہی پرووائڈ کرتے ہیں جو کروا رہے ہیں؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, اگر کلائنٹ بھی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے, میں خود بھی کر لیتی ہوں. تو کیوں دیکھنا چاہتی ہیں ساری دنیا ہنسی؟ میں مطلب کلرفل اچھی لگتی ہے نا, لوگ جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں بالکل ٹھیک, وہ مطلب میں کہتی ہوں کلرفل لائف ہونی چاہیے ان کی. کلرفل تھیراپی ہے بیسیکلی. آپ صحیح, بالکل صحیح بات کر رہی ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ ایک جو ابھی تک کا سب سے زیادہ ٹائم کس پینٹنگ پہ لگا ہے آپ کو, اور کتنا میکسیمم کتنا ٹائم؟ میں نے ایک پورٹریٹ بنایا تھا, آرڈر پہ بنایا تھا, مطلب کپل کا, میرڈ کپل تھا, تو ان پہ مجھے کیونکہ اس میں ڈیٹیلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے نا, تو اس میں مجھے ٹائم لگا تھا. ویسے مجھے ٹائم نہیں لگتا. نہیں لگتا ایک وال پینٹ کرنے میں؟ جی ان کا اپنا پورٹریٹ تھا؟ جی نہیں, انہوں نے کسی کو گفٹ کرنا تھا, ان کی مطلب دوست تھا, شادی کے لیے ان کو گفٹ کرنا. اوکے, تو عائشہ ایک وال پینٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک وال پینٹ کرنے میں مجھے اتنا ٹائم نہیں لگتا, میں ڈرا بہت جلدی کر لیتی ہوں. یہ ہے کہ میں مطلب گاڈ گفٹیڈ ہوں, مطلب میں پہلے سے ہی ٹیلنٹ ہے. تو ان فیوچر کیا پلان ہے؟ کوئی ایگزیبیشن وغیرہ بھی ہے آپ کی؟ ان فیوچر آرٹسٹ ہی بننا ہے مجھے. آپ ماشاءاللہ سے ہیں عائشہ, آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے, وہ ہمارے جیسا کوئی بندہ کہے تو اس نے بننا ہوگا, لیکن آپ تو جو کام کر رہی ہیں وہ بول رہا ہے کہ آرٹسٹ. لیکن دیکھا ہی جائے کہ کینوس پر جو چیزیں آپ تخلیق کرتے ہیں اس کی قیمت زیادہ لگاتے ہیں لوگ, اور آپ اتنی بڑی بڑی دیواروں پر جو تخلیق کر رہے ہوتے ہیں اس کی قیمت کم لگاتے ہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے, آپ کو نظر آتا ہے؟ جی, کیونکہ کینوس پہ جو پینٹنگ بناتے ہیں نا آپ, اس میں ڈیٹیلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, اس میں زیادہ ٹائم انویسٹ ہوتا ہے. وال پہ اتنا نہیں ہوتا. وال پہ اتنا نہیں ہوتا, اور آپ میں بڑے بڑے برش یوز کرتے ہیں نا, تو وہ آپ کی اب تک کی خود کی فیوریٹ کون سی کوئی پینٹنگ ہے یا اسکیچ ہے یا وال ہے, کیا ہے؟ ہاں میں نے ایک لائن والی بنائی تھی, وہ میری فیوریٹ پینٹنگ ہے. اور وہ آپ نے سیل کر دی ابھی؟ جی سیل. صحیح ہے. آپ کی پینٹنگز میں ہم دیکھ رہے ہیں نیون کلر جو ہے وہ بڑا زیادہ استعمال ہوتا ہے. کیونکہ کلرز اٹریکٹ کرتے ہیں. ایک بلیک اینڈ وائٹ پینٹنگز ہوتی ہیں, ان کو دیکھ کے بندہ اور ڈپریسڈ ہو جاتا ہے. مجھے مطلب بلیک اینڈ وائٹ کی طرف نہیں جانا, تو میں کلرفل زیادہ تھیم رکھتی ہوں. صحیح ہے. تو عائشہ ان دی اینڈ میں چاہوں گی, بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو ٹیلنٹڈ ہیں آپ کی طرح ماشاءاللہ سے, لیکن وہ اپنا کام کمرشلی اس طریقے سے نہیں لے کر چل رہی ہیں, ان کو اپنے ٹیلنٹ کا اندازہ نہیں ہے. انہیں کیا کہیں گی آپ؟ ان کو میں یہی کہوں گی کہ جو بھی کرنا چاہتی ہیں آپ کریں. جو بھی آپ میں ٹیلنٹ, ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے, ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. لڑکیاں مطلب لڑکیوں میں کچھ نہیں کہہ سکتی, لڑکی کا فرق نہیں ہے, رنگ کس کو پسند نہیں ہے. آپ سب دیکھتے ہیں, رنگوں کو دیکھتے ہیں, آنکھیں جو ہیں ہیرا ہوتی ہیں اس سے. تو بہت شکریہ عائشہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور عائشہ جیسی خواتین ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دنیا میں رنگ بھر رہی ہیں, اور چاہے کہ جیسے خوبصورت اور خوشنما ان کو یہ دنیا نظر آتی ہے ویسے ہی آپ کو نظر آئے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. پاکستان نے عالمی دباؤ کو مسترد کر دیا ہے جناب. بہت ہلچل ہے. سانحہ 9 مئی کے مزید 60 مجرموں کو ان ہلچل کے باوجود سزائیں سنا دی گئی ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے جناح ہاؤس حملے میں ملوث بانی پی ٹی آئی کے بھانجے حسان نیازی سمیت تحریک انصاف کے کئی مقامی رہنماؤں کو 10 سال قید بامشقت تک سزائیں سنا دی ہیں. اور آئی ایس پی آر کے اعلامیے کے مطابق 2 ٹوک الفاظ میں یہ واضح کر دیا گیا ہے, حکومت اور مسلح افواج انصاف اور ریاست کی
नाकाबिल तस्खीर रेट बरकरार रखने में साबित कदम है और हुकूमत ने फैसले को खुशाइंद करार दिया है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारर कहते हैं कि मुल्क दुश्मनों को जो ख्वाब है पूरा करने वाले मुजरिम अंजाम तक पहुँचेंगे। तमाम शवाहिद और तफसीलात सामने आ चुके हैं। 9 मई के मास्टर माइंड्स को भी जल्द सजाएँ सुनाई जाएंगी और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दूसरी जानिब आज पटियाला जेल में बानी PTI से अलीमा खान और मुज़ाकराती कमेटी की जो कल है वो मुलाकातें भी हुई और अलीमा खान ने ये दावा किया कि बानी PTI को हाउस अरेस्ट की तजवीज़ भी दी गई है, लेकिन उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया और तमाम मुकदमात जो हैं उन्हें मेरिट पर लड़ने का ऐलान किया है। मुलाकात के बाद मुज़ाकरात कमेटी ने मीडिया से ये गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI पाकिस्तान की खातिर अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले और नारवा सलूक पर सबको मुआफ़ करने के लिए तैयार हैं, ताहम 9 मई के वाक़यात के जो शवाहिद हैं सामने लाए जाएँ और शफाफ तहकीकात कराई जाए। मुज़ाकराती कमेटी ने यह भी बताया कि बानी PTI की हिदायत पर 31 जनवरी तक मुज़ाकरात के जरिए मामलात मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये सारी सिचुएशन है जिस पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो ये कि जो 60 अफराद को सज़ाएं मिली हैं उसके बाद मुज़ाकरात की क्या सिचुएशन बनती हुई आप देख सकते हैं और मुज़ाकरात क्या कामयाब होते हुए देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो आज के दिन मैं एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहूंगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है जी बिल्कुल सर। और उस बरसी के मौके पे उनके बताएं कि वो मिलिट्री कोर्ट में जाम साकी के लिए उन्हें केस में बुलाया गया गवाह, तो उससे जो क्वेश्चन हुए उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ज़ात पे यकीन नहीं रखती, और उन्होंने मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ उनका एक मौक़िफ़ था और वो पूरी दुनिया की अजीम लीडर थी। अब जो आपका सवाल है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बिल्कुल 9 मई एक बीच में मुज़ाकरात की राह में एक रुकावट भी था, एक स्टैंड ऑफ भी था, और वो नाखुशगवार और काबिल मज़म्मत एक वाक़या भी है हमारी कौमी ज़िंदगी में। तो अब जबकि उसके सुप्रीम कोर्ट में भी मामला था और सज़ाएं सुना दी जा चुकी, तो मुज़ाकरात एक तरफ ये बात तय होगी कि जो मुलविस मुलज़मान थे अब वो मुजरमान बन गए, तो इससे कतई नज़र अब एक स्पेस भी इसमें क्रिएट होगी है मुज़ाकरात के लिए। और जब मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज निकलेंगे तो फिर ये भी हो सकता है कि देखें, माजी में भी आर्मी चीफ और सदर मुमलिकत ने बहुत सी सजाएं में कमी का इख्तियार भी किया है, कहीं पे माफ भी किया है, तो साजगार फिजा और माहौल मुल्क के लिए बेहतर होगा और उसके लिए बेहतर होगा। और उसमें जाहिर है कि जो लोग छोटे पहले ही इन 9 मई में जो छोटे मोटे इल्जामात के तहत इसमें कैद हुए थे उन्हें रहा भी किया जा चुका है, जिन पे संगीन इल्जामात हैं वो भी हैं, और मास्टरमाइंड का। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मामलात को आगे बढ़ना चाहिए। और बैनुल अक़वामी जो आपने बताया, दुनिया है, ममालिक हैं और यूरोपियन कमीशन है, इन मुज़ाकरात के जरिए हम उनसे भी ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं। जी, और लेकिन इसके साथ साथ आप अताउल्ला तारर साहब का बयान देख पाते हैं, आपने भी अभी जिक्र किया मास्टरमाइंड का जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स कोई ना कोई तो मास्टरमाइंड था, उसका सज़ा जब बाकियों को हो रही है तो उसको भी होगी, लेकिन बानी PTI को उसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और अताउल्ला तारर साहब ने उनको जिम्मेदार ठहराया है। आपकी क्या सोच है कि मुज़ाकरात की स्पेस तो क्रिएट हुई है, लेकिन इस स्पेस में PTI की क्या पोजीशन है? और जब सिविल नाफरमानी की वो कॉल देते हैं, रेमिटेंसेस की वापसी की कॉल देते हैं, तो क्या वो कारगर इस सूरत में वो साबित हो सकती है कि वो हुकूमत को भी प्रेशराइज कर सकें, मुज़ाकरात अपने लिए किसी हद तक मनवा सकें, या फिर आपको लगता है कि हुकूमत इस वक्त बड़ी सॉलिड पोजीशन में नजर आ रही है? मैं समझता हूँ कि साजगार फिजा और एतमाद साजी की फिजा के लिए चंद वज़रा, जिनमें ख्वाजा आसिफ हैं, अता तारिर हैं, दूसरे, उन्हें जो लफ्जी गोला बारी है इससे परहेज करना चाहिए और इस दौरान कोई नेगेटिव उनको कमेंट नहीं करनी। जहाँ तक मास्टरमाइंड का ताल्लुक है, तो ये किसने इन्हें मना किया था कि प्रोसिक्यूशन और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे 2 साल गुजर गए, तो ये तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि 2 साल गुजरने के बावजूद आप मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच सके। और जिन्हें ये साबित करना चाहते हैं मास्टरमाइंड, उसके लिए कोई सबूत भी नहीं। एक शख्स, हमारा इख्तिलाफ हो सकता है, इमरान खान साहब, उनके ऊपर ये भी, लेकिन वो जेरे हिरासत थे, अंडर कस्टडी है, तो ये एक लीगल क्वेश्चन हैं और इतनी आसान बात नहीं। लेकिन जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर तज़हीक अमेज और इल्ज़ामात अमेज और नफरत अंगेज
اور انتقام پر مبنی بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے. اس سے لگتا یہ ہے کہ مذاکرات سے کچھ حکومت کے اندر بھی لوگ ہیں کہ جو اس کے حامی نہیں ہیں یا ڈرے ہوئے ہیں کہ مذاکرات اگر کامیاب ہو گئے تو پھر وہ پنجاب بالی ووڈ کی فلم کا سین یاد آتا ہے کہ تیرا کیا ہوگا کالیا. بالکل. تو کالیا کا جو بھی ہو ملک کا اچھا ہونا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کچھ فیصلے جو ہیں انہیں سنانا مؤخر کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ محفوظ ہیں، جس میں 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ہے، اس کا کیس ہے، اور وہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ہونے والا ہے. تو دوسری جانب ایسے 9 مئی پہ جو فیصلے ہیں وہ تیزی سے آنے لگے ہیں اور سزاؤں پر سزائیں ہو رہی ہیں. تو اس کو کیا حکومت پریشر ٹیکٹک کے طور پر استعمال کر سکتی ہے؟ دیکھیں 9 مئی کی جہاں تک معاملات ہیں وہ آرمی کی ریڈ لائن ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. لیکن یہ جو مقدمات ہیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، سیاسی مقدمات ہیں. یہ راتوں رات آپ جو آج اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کے اوپر مقدمات بنانے والے اب عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اور شرمندگی سے سر جھکائے کہتے ہیں ہمارا تو کیس ہی غلط تھا. تو اس لیے یہ جو آج بھی مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے اوپر وہ سارے سیاسی مقدمات ہیں. اچھا. اور جب یہ فضا سازگار ہو جاتی ہے تو سزا اور جزا آپ کو عدالتوں میں بھی نظر آنے لگ پڑتی ہے. تو کیا آگے چل کے فیصل صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا مقدمہ بھی ملٹری کورٹ میں چلے گا؟ وہ میرا خیال ہے کہ اس کے امکانات کم نظر آتے ہیں اور وہ اس کے لیے ہماری ریاست کے لیے مشکلات بھی ہوں گی کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے لیگل کوسچنز ہیں اور پاکستان نے عالمی سطح پہ انسانی حقوق سے متعلق بہت سارے عالمی معاہدوں کو ہم نے سائن کیا ہے تو اس کی ریپرکشنز بھی ہو سکتی ہیں. مثلا جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہمیں یورپین کمیونٹی سے ملا ہوا ہے اس کی کچھ شرائط ہیں. تو جی ایس پی پلس سٹیٹس کیا ہے؟ ہمیں ٹریڈ میں جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ہمیں اس میں رعایت ملتی ہے، ٹیرف ملتا ہے. تو پاکستان کو میرا خیال ہے اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ اپنے تجارتی کاروباری مفادات کو پسے ڈال کر ہم انتقام کی راہ پہ چل پڑیں. پہلے ہی اس ملک کے نوجوان سوال کر رہے ہیں کہ ہم ہر مہینے انٹرنیٹ کی سروس کے لیے پے کرتے ہیں لیکن ہمیں جو انٹرنیٹ ہے سلو ڈاؤن کیوں ملتا ہے اور کیوں ایک سروس ڈیلیوری پور ہے اور اس پہ اربوں ڈالر کا ماہانہ نقصان ہو رہا ہے. تو ہمیں ان اقدامات سے جس سے ریاست کمزور ہو پرہیز کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور طاہر صاحب ایک طرف تو حکومت نعرے لگا رہی ہے کہ ہم نے معیشت سنبھالی ہے، دوسری جانب یہ جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے اور مختلف اشاریے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ کوئی اور کہانی سنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کل جو صحافیوں سے بات ہوئی ہے عمران خان کی جو بانی پی ٹی آئی کی اس کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ ان کا کیا کہنا تھا. انہوں نے بھی کہا ہے کہ معیشت سنبھل گئی ہے لیکن ترقی نہیں ہو رہی. ان کا یہ مان جانا کہ معیشت سنبھل گئی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر سول نافرمانی کی کال دینا تو جو ان کے یہ مخالفین ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ جب بھی معیشت سنبھلنے لگتی ہے یہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ جو سول نافرمانی کی کال ہے آپ کے پروگرام میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ کوئی درست حکمت عملی نہیں ہے اور کچھ باتیں دباؤ میں لانے کے لیے حکومت کو ہوتی ہے. تو اس کا مقصد یہی تھا پریشرائز کیا جائے، مذاکرات کیے جائیں. تو وہ کہنے کی حد تک تو بات وہ میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف اس پہ بلیو کرتی. باقی جو ہماری معیشت جب بہتر کی سمت پہ گامزن ہوتی ہے تو کیوں ایسے ہوتا ہے؟ اس سے پچھلے 30 سالوں کی تاریخ آپ دیکھ لیں تو اس کی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے. ہم کسی حکومت کو وقت پورا نہیں کرتے، وزیر اعظم کو چلتا دیتے ہیں، کبھی جلا وطن انہیں کرتے ہیں، کبھی پھانسی دیتے ہیں، کبھی انہیں غدار ٹھہراتے ہیں. تو یہ ساری تہمتیں، یہ ساری جو آزمائشیں صرف وزیر اعظم کے عہدے پہ کیوں آتی ہیں؟ اس کی وجہ ہمارا سیاسی عدم استحکام ہے. اس کی وجہ ہماری پاور سٹرگل کے اندر جو کمپٹیشن ہے اور جو رولز آف دا گیم کا نہ طے ہونا اور اقتدار کی رساکشی ہے اس کی قیمت پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو ادا کرنی پڑتی ہے. اب اس روش کو بند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پروفیسر صاحب جس طرح سے ابھی علیمہ خان صاحبہ نے دعویٰ کیا، ہم نے اس کا ذکر بھی کیا کہ بانی پی ٹی آئی کو ہاؤس اریسٹ کی تجویز دی گئی لیکن انہوں نے کہا جی کوئی ہاؤس اریسٹ نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، تمام مقدمات جو ہے وہ میرٹ پر لڑے جائیں گے اور بے گناہ خود کو وہ ثابت کر کے رہیں گے. تو پھر ایسی سچویشن میں جس طرح سے ابھی یہ بات چیت چل رہی ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ جب یہ پاکستان تحریک انصاف اپنا پیش کرے گی مذاکرات کے لیے تو اس میں پھر بانی کی رہائی والا پھر مطالبہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو دونوں فریقین بڑی ہارڈ پوزیشن لیتے ہیں لیکن دنیا میں آج تک جتنے مذاکرات ہوئے ہیں ان میں فلیکسیبلٹی، نرمی آ جاتی ہے.
تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہوگا گورنمنٹ اور ان کو اپوزیشن کو سول نافرمانی والی ڈیمانڈ ختم کرنی ہوگی اور 9 مئی کے اوپر انہیں مذمت کرنی ہوگی, افسوس کرنا ہوگا, اور گورنمنٹ کو یہ کرنا ہوگا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا تقرر کرنا ہوگا, سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا, مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے اس کو لیٹر اور اسپرٹ میں کرنا ہوگا, تو آپ کو لگتا ہے یہ سارے جہاں تک مطالبات عمران خان ماننے کی پوزیشن میں ہے حکومت؟ مانے گی؟ نہیں مانیں گے تو پھر سیاسی عدم استحکام رہے گا, پھر یہ ایسے ہی ملک چلتا رہے گا. حکومت بھی وہ کانٹوں کی سیج پہ چل رہی ہے, ان کو ٹف ٹائم مل رہا ہے اپوزیشن سے, ملک میں سیاسی تناؤ ہے. اور جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے, ہمارا ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے کرٹکس کو رانگ پروو کیا ہے. وہ بڑی جواں مردی بہادری سے جیل اور سعودتیں برداشت کر رہے ہیں, اور یہ بہادری اور استقامت ہمیں میاں نواز شریف کی بھی نہیں نظر آئی. تو جو بات ماننے والی ہے وہ ماننے والی. آصف علی زرداری, جاوید ہاشمی, ان لوگوں کے ساتھ عمران خان کا نام لکھا جائے گا تاریخ میں, کہ جو بھی ایک ہے ایک فیکٹ ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں میں ڈیل, ابھی تک تو انہوں نے ڈیل نہیں کی, اور باقی لوگ جو ہیں وہ ڈیل کر کے باہر بھی گئے ہیں, سعودی عربیہ بھی گئے ہیں, لندن بھی گئے ہیں. یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اور ان کی درخواست پر گئے ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ ایک درخواست امریکہ سے بھی آ رہی ہے, تو اس پر کیا کہیں گے؟ وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ واشگاف الفاظ میں کہنا چاہیے کہ جی عمران خان کو رہا کرنا چاہیے, تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اس پہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں ایبسولوٹلی ناٹ, ہم کوئی غلام ہیں, مجھے کیوں سائفر. یہ ملکوں کے ساتھ تعلقات آپ کے جو ہیں وہ ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں, تو اس طرح کی ایکسٹریم پوزیشن نہیں لینی چاہیے. دوسرا یہ کہ پاکستان میں امریکہ کی اور کچھ ہمارے دوست ملک جو ہیں ان کی ایک تاریخ تو رہی ہے ان کی مداخلت کی. تیسری یہ اس سے ہم کیسے نجات, ہم اپنے فیصلے خود کریں, ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہو, ہماری معیشت آزاد ہو. اس کا ایک چھوٹا سا گر ہے کہ آپ امریکہ کو بھی نہیں مان سکتے, آپ کسی اور کو بھی نہیں مان سکتے. آپ آئین کو مانیں, آئین کو جب تسلیم گے, آئین کے تحت ملک چلائیں گے, تو پھر آپ عوام کے سامنے سرغنو ہوں گے, پارلیمنٹ کے سامنے سرغنو ہوں گے. جب آئین کو نہیں مانیں گے, جنرل مشرف تھے یہاں, اب اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ 10 سال ہمیں کہتے رہے نواز شریف بے نظیر کو نہیں آنے, پھر جب دباؤ آیا تو آنے دیا. تو جو آئین ایک شہری کو سہولت دے رہا ہے, رائٹس دے رہا ہے, حقوق دے رہا ہے, جب وہ آپ دیں گے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے بعد کسی طاقت کے سامنے جھکنا نہیں پڑے. بالکل صحیح. اور یہ پھر ہر بار یہی ہونا چاہیے, جب کوئی اقتدار میں ہوتا ہے تو وہ یہ سب چیزیں بھول جاتا ہے, جب اقتدار میں نہیں ہوتا تو تب اسے یاد آ جاتا ہے کہ میں مظلوم ہوں, اور جب اقتدار میں ہوتا ہے تو صورتحال برعکس ہوتی ہے. آپ کافی کڑی نظر رکھتے ہیں پروفیسر صاحب تمام معاملات پر. میں ایک فکرہ کہنا چاہوں گا کہ آئین کو نہ ماننے والے پھر امریکہ کو مانتے ہیں, یا آئین کو مانے یا امریکہ کو مانتے ہیں. یہ علمی ہے, واقعی یہ ہے. اچھا پروفیسر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے نیا سال شروع ہونے والا ہے, 2025 میں کچھ معاملات بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ملک کے, یہ جو خاص طور پر جو سیاسی معاملات ہیں, یا پھر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور اسی طرح سے ایک دائرہ ہے اس میں ہم گردش کرتے رہیں گے؟ میرا خیال تبدیلی آئے گی, اور 2024 کی اگر آپ بات پوچھیں تو ہمارے اس طاقتور نظام کو اس ملک کے نوجوانوں نے دھچکا دیا ہے, سرپرائز دی ہے. تو 2025 ہو 2026 ہو, ہم دنیا سے چلے جائیں گے, لیکن 3-4 دہائیاں یہ نوجوان جو 20 سے 30 سال والے یہ رہیں گے. ان نوجوانوں کی بات سنی جائے, ان کے ذہنوں میں سوالات ہیں, اور ریاست کا ان کے ساتھ ڈسکونیکٹ اچھا نہیں ہے. تو یہ نوجوانوں کا آنے والے 10 سال نوجوانوں کے, ان کے اوپر فوکس کریں. یہ ریٹائرڈ لوگوں کو آپ مراد دوبارہ ان کو امپلائمنٹ اور اہم پرکس اور پریولیجز, جس دن آپ نے نوجوانوں کو قومی زندگی کی اہم رول دیا, اس دن یہ ملک ترقی کر گیا. بالکل. اور وہ اس میں علامہ اقبال ہمیں کہہ گئے ہیں کہ جوانوں کو پیروں کو استاد کر. بالکل طاہر صاحب, بہت شکریہ. ہمیں بہت پہلے بتا گئے کہ یہ جو اب ہیں ضعیف لوگ, ان کا استاد جوانوں کو کر. بالکل پروفیسر صاحب, بہت بہت شکریہ اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے, تمام صورتحال پر ایک نگاہ ڈالنے کے لیے. اور ان نوجوانوں کی پروفیسر صاحب بات کر رہے ہیں, واقعی انہوں نے اگلی کئی دہائیوں تک رہنا ہے. عرب سپرنگ ہمارے پاس ایک مثال ہے. اگر ہمارے پاورفل حلقے, طاقتور حلقے ان پر توجہ نہیں دیں گے, تو ان پر توجہ نہ دینے کی صورت میں, ان کو بالکل اگنور کرنے کی صورت میں ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوگی, تب ان کی ضرورت آپ کو رہے گی. تو ان کو بھی اپنے ساتھ رکھیے. ہم بریک کے بعد حاضر ہوں گے.
वेलकम बैक। सेगमेंट माइंड मैटर्स का रुख करते हैं, जहां वकार अहमद मलिक हमें बता रहे हैं कि मंशियात किस तरह से हमारी नौजवान नस्ल को मुतासिर कर रही। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। जब हम माइंड की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ की बात आती है, और मेंटल हेल्थ के हवाले से हमारे मुल्क में कोई ऐसी तरजीह नज़र नहीं आती। हम बड़े आसानी से कह सकते हैं, जब हमें कोई फिज़िकल इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, हमारे पेट में दर्द है, हमारे सर में दर्द है, तो हम कितना ईज़िली इजहार कर लेते हैं, क्योंकि कोई हमें तनकीद नहीं करता या कोई हमें लेबल नहीं करता। हमें मालूम होता है कि हम जब ये इस चीज़ का इजहार करेंगे तो अगला बंदा जो है वो हमें मशवरा देगा कि ये फ़लाँ वाली टैबलेट ले लें या डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन मेंटल हेल्थ का जो मामला आता है तो फिर हम नहीं बता सकते। हम इस सवाल से शाई होते हैं, हमें ऐसे टैबूज़ हैं, स्टिग्माज़ हैं, हमें डर होता है कि हमें लेबल ना कर दिया जाए। अब मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत अहम तरीन मामला है जो कि मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, और स्पेशली अब जब ये जो सब्सटेंस का इस्तेमाल हो रहा है, मुख्तलिफ ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, हमारी यूथ जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है। तो उस हवाले से अब ये मौजू जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता चला जा रहा है। मेरे साथ शाहिदा अहमद बैठी हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इस जीबी के इलाके में पर्टिकुलरली काम करती हैं, और डेफिनेटली समाजी जो मामलात हैं इस तरह के, इन चीज़ों पे बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। बहुत शुक्रिया शायदा, आपने वक्त दिया है। मुझे ये बताइएगा कि ओवरऑल एक तो पूरे पाकिस्तान का ये जिधर देखें तो ये एक इशू है जो हमारी यूथ और स्पेशली जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के हैं उनमें, और ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ भी आ रहे हैं इसी हवाले से। आपका तजर्बा, आपका एक्सपीरियंस एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप इस एरिया में पूरे में काम करती हैं, तो क्या है, यानी यूथ वाकई इस हद तक मुतासिर हो चुकी है? मैं देख लूँ जहाँ पे जिन एरियाज़ में मैं काम करती हूँ तो वहाँ पे तो अल्कोहल यूज़, कैनबिस यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। उसकी वजह से माशरे में बहुत से मसाइल उभर रहे हैं, जिसमें है कि सुसाइडल आइडिएशंस हैं, वैसे ही डेथ्स हो रही हैं, और साथ साथ फैमिलीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं, सोशल नॉर्म्स, कल्चर्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं इस चीज़ से। तो आजकल हम जो आगा खान वेलफेयर सोशल बोर्ड एक पोर्टफोलियो लेके आया है जिसमें सब्सटेंस यूज़ और उसकी अवेयरनेस प्रिवेंशन पे हम काम कर रहे हैं, और उसको मैं लीड कर रही हूँ। तो अगर हम देखा जाए तो इसको हमने ख़ासकर अपने एरिया में हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और हमारे जो दीनी मदारिस हैं उनको हमने हाईलाइट किया है। हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ पे लेक्चर्स, वर्कशॉप्स और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू इनमें अवेयरनेस पैदा करेंगे। तो ये सिर्फ फिर वही बात है कि ये अब आहिस्ता आहिस्ता एक कल्चर का हिस्सा बनाया जा रहा है कि जिसमें अल्कोहल यूज़ है। बिल्कुल जैसे ये नॉर्मल है। जी बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि आजकल शादियां अगर देखी जाए तो विदाउट अल्कोहल आपकी शादी नहीं हो सकती। इट्स दे आर क्रिएटिंग ये इस चीज़ को अपना एक कल्चर का हिस्सा बना रहे हैं। तो ये हमारे जो इर्द गिर्द के इलाके हैं या हमारे इलाके जो हैं, इसमें ये सब्सटेंस यूज़, अल्कोहल यूज़ एक बहुत हाई इंक्रीज लेवल पे जा रहा है। आपने सुसाइडल आइडिएशन की बात की है, तो ये बताइए कि इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है ये इन दो पर्टिकुलर चीज़ों के साथ इनकी कोरिलेशनिंग या इनका क्या ताल्लुक है? एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है और ये सुसाइडल आइडिएशन है, क्या साइंटिफिकली आपने बहुत वाज़ेह तौर पे देखा है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल इन दो चीज़ों पे असर डाल रहा है? बिकॉज सर आपने देखा होगा कि जो भी बंदे सब्सटेंस यूज़ करते हैं डेफिनेटली उनके फाइनेंशियल वीकनेस हो जाती है, सोशल वीकनेस हो जाती है, जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं वहाँ से वो निकाले जाते हैं, तो डेफिनेटली उसका डायरेक्टली असर उनकी फैमिलीज़ पे होता है, उनके सेल्फ पे होता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग अपने इन मसाइल के साथ कोप नहीं कर पाते और सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। या वो आपने वैसे अगर देखा जाए तो हम एक फ़िज़िकल डिसेबिलिटी के साथ अगर एक घर में एक बंदा है तो उससे पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। सेम उसी तरह अगर सब्सटेंस अब्यूज़ के साथ एक बंदा एक घर में रह रहा है तो डेफिनेटली वो पूरा घर नहीं बल्कि वो पूरा माशरा डिस्टर्ब हो जाता है उससे। तो एकेडमिक स्ट्रेस एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ भी इसका ताल्लुक है? डेफिनेटली कि मोस्टली स्कूल जो अर्ली एडल्ट्स हम कहते हैं कि जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनमें ये एक फैशन के तौर पे आ रहा है, पीयर प्रेशर के तौर पे आ रहा है। तो जैसे वो लोग ये देखते हैं कि मेरा दोस्त पी रहा है या
अपर क्लास में हो रही हैं तो वो कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं और कॉपी करते करते आया वो फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग है या नहीं है, वो इस लत में पड़ जाते हैं और उनकी स्कूल कॉलेजेस छूट जाती हैं इससे। डोमेस्टिक अब्यूज के साथ भी ताल्लुक, यानी हमने देखा है ओवरऑल, मैंने पाकिस्तान में बहुत सारी स्टोरीज देखी हैं कि सबसे बड़ा जुल्म जो है वो बच्चों के साथ हो रहा होता है, बिल्कुल बीवी के साथ हो रहा होता है, और पूरे घर टूट जाते हैं। तो आपकी भी ये उस तजर्बे में आया? मैं जिस माशरे में या जिस जगह में मैं काम कर रही हूँ, यहाँ पे हमने बहुत से घराने ऐसे हाईलाइट किए हैं जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसके हस्बैंड को वो अल्कोहल या वो सब्सटेंस नहीं मिलता तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन आके अपनी फैमिली या अपनी वाइफ पे निकाल देता है, तो जिसकी वजह से ना सिर्फ वाइफ तो डिस्टर्ब हो जाती है, वो मेंटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट उसके साथ साथ उसके बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाते हैं, सोशली वो अलग हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो हेल्दी घरानों से जो बच्चे ताल्लुक़ रखते हैं। उनको अगर उनके निस्बत ऐसे बच्चों को देखा जाए तो आपको उनमें वाज़ा फ़र्क नज़र आ जाए। आपकी जो एफर्ट्स हैं, इन एफर्ट्स का जो आउटकम है, यानी आपने कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी देखे हैं जिन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ इस लानत से जान छुड़ा ली हो? जी बिल्कुल, मैं बहुत से ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। उन्होंने विद इन जो 1 to 3 ईयर्स के दरमियान जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने डॉक्टर्स से या रिहेबिलिटेशन सेंटर से कंसल्ट की, जहाँ पे उनकी प्रॉपर 6 months 9 months इस तरह की उनकी थेरेपीज़ चली और माशाल्लाह वो आजकल अपनी सोसाइटी में हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप नाज़रीन को ये बात बहुत एतमाद से बता सकती हैं कि ये काबिले इलाज, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये बाकायदा काबिल इलाज, नहीं ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते, आप इससे बड़े आराम से जान छुड़ा सकते। बहुत से ऐसे मिथ्स हैं जिसमें कहते हैं कि एक दफ़ा ये नशे की लत में पड़ गया तो पड़ गया, ऐसा नहीं है। आप एक प्रोफेशनल या किसी डॉक्टर के पास आप ज़रूर चले जाएं। आपको लगता है कि आप एक चीज़ कैनबिस यूज़ कर रहे हैं, आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं और आपसे वो चीज़ ख़त्म नहीं हो पा रही, तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपसे उसका इलाज ना हो। तो बहुत से रिहैब सेंटर्स इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में है, जो बेसिकली इन्हीं सब्सटेंस अब्यूज़ पे काम करता है और बहुत से सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं। अभी रिसेंटली में 3-4 ऐसे मेरे क्लाइंट्स थे जिन्होंने मुझसे कंसल्ट किया कि हम इस तरह इससे निकलना चाह रहे हैं क्योंकि इससे हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो मैंने खुद उनको लाहौर और इस्लामाबाद के रिहैब सेंटर्स में रेफ़र किया है। तो प्लीज़ ये ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इससे नहीं निकल सकते या इससे हमारी जान नहीं छूट सकती है। ये एक मिथ है, ये इसमें कोई हकीकत नहीं है, बस उसमें आपका विल पावर होना चाहिए और आप को ये एहसास हो कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है, इससे मैं न सिर्फ मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ बल्कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं, मेरी फैमिली, मेरे माशरे के लोग, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और मेरे इस आदत से गलत एक असर पड़ रहा है। शायद बहुत आप कमाल काम कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत ही एक बेसिकली ये इतना नेकी का इतना बड़ा काम है कि अगर आपने किसी एक फ़र्द को भी उसमें से निकाल लिया है तो वो एक फ़र्द नहीं है, वो एक पूरी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसके रिलेटिव्स हैं, उसके सराउंडिंग है, पूरी सोसाइटी है। और समटाइम्स एक दो सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप अब ये चीज़ देख रही होंगी कि आपकी जो एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल हम लोग बल्कि आजकल हम लोग डिफरेंट RECs में जा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ उस बंदे के इंडिविजुअल की अपनी सेहत पर असर होता है। एक और चीज़ मैं कहूँगी कि आजकल जो हमारे माशरे में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो फैल रही है, जिसमें आपके ऑटिज़म है, ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटी के जो केसेस है, उसमें कहते हैं कि ऑटिज़म का वन ऑफ द कॉज है कि आपके पेरेंट्स में से कोई अल्कोहल एडिक्ट हो या नॉट ओनली अल्कोहल एडिक्ट, कोई भी ड्रग एडिक्ट हो। तो उसमें आपकी मदर भी इन्वॉल्व हो सकती है, आपके फादर फिगर भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो इनमें से अगर कोई सब्सटेंस अब्यूज़ या सब्सटेंस यूज़ में इन्वॉल्व है तो देयर में बी द चांसेस कि वो उसके बच्चे जो है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में। अभी कितना बड़ा अलमिया है, कितना बड़ा अलमिया है। जस्ट इमेजिन कि गुनाह या क्या कहते हैं इसको, एक जुर्म
یہ کسی کا اور اس کی جو سزا ہے وہ کوئی بھگت رہا ہے, ایک انوسینٹ بھگت رہا ہے, ایک معصوم بھگت رہا ہے. شکریہ شاہدہ, آپ اسی طرح کام کرتے رہیے اور اسی طرح جو آپ کی سکسیس سٹوریز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جائیں اور لوگوں کو اس دلدل میں سے نکالنے میں آپ جو کام کر رہی ہیں وہ بہت بہت ہی زبردست ہے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. اب آپ کو کھیلوں کے میدان سے خوشخبری سناتے ہیں. جی, پاکستان روئرز نے تھائی لینڈ انٹرنیشنل روئنگ مقابلوں میں دھوم مچا دی ہے اور پاکستانیوں نے اس چیمپئن شپ میں 9 گولڈ میڈلز جیتے ہیں. جی ہاں ناظرین, تھائی لینڈ میں منعقد روئنگ ریگاٹا کے مقابلے تھے جس میں قومی روئرز نے 9 گولڈ میڈلز سمیت 23 میڈلز اپنے نام کیے ہیں اور جیتنے والوں میں کراچی بوٹ کلب کے محمد اسد نے مختلف کیٹیگریز میں 3 سونے کے تمغے جیتے, جبکہ ٹیسٹ کرکٹر فیصل اقبال کی بیٹی حوریہ فیصل اور کاظمہ اعجاز نے 2 گولڈ میڈلز حاصل کیے ہیں. اس کے علاوہ زہرین طاہر نے ایک طلائی تمغہ, سید تیمور نے 1 چاندی اور 3 کانسی کے تمغے سینے پر سجائے. تھائی لینڈ میں ہونے والے اس ایونٹ میں 11 ممالک کے 300 سے زائد روئرز نے شرکت کی ہے اور اس روئنگ چیمپئن شپ میں 1 گولڈ 2 سلور اور 1 برانز میڈل اپنے نام کرنے والے سیف ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. بالکل سیف, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. I'm good. سیف, اتنے سارے میڈلز تو آپ نے انڈیویجولی جیت لیے ہیں اور پھر آپ کی ٹیم نے ماشاءاللہ سے اتنے سارے جو میڈلز ہیں وہ جیتے ہیں, تو کیسا فیل کر رہے ہیں اس وقت؟ بہت اچھا الحمدللہ. وی فیل لائک the training paid off. ہم نے we put our all into the training. تو رائٹ. تو یہ بتائیے گا, چیمپئن شپ یہ جو روئنگ ریگاٹا ہے زبردست پرفارمنس رہی آپ کی, لیکن چیمپئن شپ کی ایکسپیرینس کے متعلق بتائیے گا, آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیسا رہا اس میں شرکت کرنے کا؟ مجھے تو خیر بہت مزہ آیا. صبح سے لے کے شام تک تھا ریگاٹا اور دوسرے ٹیمز کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کرنا اور بات کرنا ان کے ساتھ, دبئی UAE کے ساتھ, سری لنکا کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, ہم نے بہت بانڈنگ کی ان کے ساتھ. تو میں نے کٹ سواپ بھی کیا ان کے ساتھ. میں نے اپنا کٹ ان کو دیا, میں نے انڈیا کا کٹ دے دیا. زبردست. اچھا صحیح ہے, یہ تو آپ کا ایکسپیرینس تھا. اس چیمپئن شپ کے بارے میں اوور آل بتائیے گا ہمارے ناظرین کو, کمپٹیشن اس میں کیسے ہوتا ہے, اس میں جو مقابلے ہیں وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ So it's a rowing regatta. There were different types of boats. There was kayaking, there was the normal rowing boats that we have, and so it was a 500-meter race. ان کا کورس 600 میٹرز کا تھا, تو 500 میٹر کا ریس تھا. دیر واز انڈور اینڈ دیر واز آؤٹ ڈور. تو انڈور میں مشین پہ کرتے ہیں تو اس میں 500 کا ٹائم لینا تھا اور آؤٹ ڈور پہ بھی ٹائم ٹرائلز ہو رہے تھے. تو 500 کا ٹائم دونوں میں لے رہے تھے اور whoever got top 3 got gold, silver and bronze. اچھا, آپ کی جرنی بتائیے گا, روئنگ کی جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی؟ روئنگ کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتا پاکستان, کھلاڑی بھی بہت کم ہیں, تو آپ نے کیسے چوز کیا اس کو؟ My experience is that when I was in school in grade 8 or grade 9, they introduced rowing as a module. So tab se all my friends started and it became like a trend in my school. So phir maine bhi shuru kar di and I was very overweight. So rowing, it was a sport that really helped me to get back down and increase my fitness levels. So I started from school and I've been rowing for 4 years now. And alhamdulillah my life's gotten much better for doing. زبردست. تو مینج کیسے کرتے ہیں اسکول کے ساتھ ساتھ روئنگ کو بھی, اور اس طرح کی جب چیمپئن شپس آتی ہیں ان کے لیے علیحدہ بھی تیاری کرنی پڑتی ہے؟ Yeah, so for these championships we have to train twice a day even sometimes. تو ہمارے 5-6 گھنٹے تو یہیں ضائع ہو جاتے ہیں. So it's really hard to balance your tuitions and your studies and academics with training. تو sometimes you have to sacrifice one for the other at times. اچھا, اس میں ٹیم ورک کی بہت ضرورت ہوتی ہے. آپ کے ٹیم میٹس کیسے ہیں, آپ لوگوں کی اپنی بانڈنگ کیسی ہے, اور کب سے آپ لوگ ایک ٹیم کی طرح یہ کام کر رہے ہیں؟ We all, the people who went to Thailand, most of us are in the same school. So I am in grade 11, so they were in grade 10 or grade 11 کے mix ہو رہے تھے سارے. And then Faisal Iqbal's daughter, Huria, is in college. I believe she's in A1. So we bonded a lot in training. We trained for 2 months. So with those 2 months we met, sab ne mil jul kar. We went for foods at times, so it was very good. We trained together as well. تو یہ جو bonding بن گئی تھی. پوری ٹیم نے اتنی اچھی کارکردگی دکھائی ہے, اتنی زبردست قسم کی پرفارمنس دی ہے, اس کا سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟
میرے لحاظ سے تو I think the coaches did a great job. They guided us through all the training, or without them we couldn't win the gold. اکثر جو کھلاڑی ہیں وہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جناب وی ڈنٹ ہیو انف ٹریننگ، ہمیں بتایا نہیں گیا تھا. یہاں پر کوچز بھی جو ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کوچنگ کر رہے ہیں. تو آپ نے بتایا کہ آپ کے کوچز جو ہیں جو آپ کو کوچ کر رہے تھے دے نیو اباؤٹ دا گیم، ان کو اپنی چیمپئن شپ کے جو چیلنجز تھے ان کے بارے میں پتہ تھا اور آپ لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا انہوں نے. جی they were fully aware کہ اب وہاں جا کے کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے. تو I feel like our coaches are very experienced اور ان کو پتہ تھا کہ کیا ہوگا وہاں، تو they trained us exactly for that. So they did a very good job. اوکے زبردست. اچھا ویسے بھی سیف پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے، بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ینگ ایتھلیٹس جو ہیں وہ کس قدر زبردست قسم کی کارکردگی دکھا رہے ہیں، تو وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس طرح کی جو چیمپئن شپس آتی ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ کس پلیٹ فارم کے تھرو آپ اپنے آپ کو مطلب رجسٹر کراتے ہیں، یا پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ چیمپئن شپ ہے جس میں میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں؟ تو اس کے لیے ذرا ہماری جو یوتھ ہے اس کو بتائیں. So for these championships that happen internationally, you either go through your school or you go through Karachi Boat Club. So last year I went to Vienna, Austria. So wahan pe I went through my school. And so you can go through your school or you can go through Karachi Boat Club. This time through Thailand I went through Karachi Boat Club. رائٹ. اور یہ بتائیے گا کہ روئنگ کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے پاکستان میں جو اس کھیل کو بھی اہمیت ملنے لگے، اسی طرح سے لوگ پارٹیسپیٹ کرنے لگے ہیں، اور جس طرح سے اسکواش کے بہت سارے مداح موجود ہیں، دیگر جو اب دیکھ رہے ہیں آپ نے ہمارے جو کچھ اولمپئنس ہیں انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے، ان کی وجہ سے اس کھیل کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. روئنگ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ I feel like rowing ke liye to I think it needs more acknowledgement. It's not many people know about rowing, so they've never tried it. You know, so I think more schools should give more acknowledgement, let people start at a younger age. The government should give more acknowledgement to rowing, so we can better the facilities, you know. We have good facilities. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس برے facilities ہیں، مگر I feel اگر میڈیا پہ acknowledgement ملے اور یا میڈیا پہ تو آپ کو اس وقت ایکنالجمنٹ مل رہی ہے، آپ لوگوں کی جو ون ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. تو ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ روئنگ جو ہے وہ اگر آپ اسپورٹ سے ہٹ کر بھی دیکھیں، ایک ایکٹیویٹی کے طور پر دیکھیں، یا جس طرح سے لوگ شوقیہ رننگ کرتے ہیں، جس طرح سے سائیکلنگ کرتے ہیں، اس طرح سے روئنگ بھی کی جا سکتی ہے. جی rowing is the best cardio that you can do. Even if like اگر بندے کو بوٹ پہ نہیں کرنا آتا تو rowing on an indoor machine, it's the best cardio. It's better than running, it's better than swimming. It works your entire body, full body workout hai, legs, back, arms, sab kuch. So it's the best cardio you can do to lose weight, or if you're trying to. آپ کو بھی مدد دی اس نے ویٹ لوز کرنے میں؟ آپ کو بھی مدد دی؟ بہت مدد کی ہے مجھے، بہت. I lost 40 kgs in a year. زبردست زبردست. ویسے تو ہمارا ٹیلنٹ میں نے جس طرح سے بات کی کہ ہر جگہ ہی ہے، روئنگ میں بھی اب نظر آنا شروع ہو گیا. آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں سیف؟ Future plans, abhi to I'm thinking about continuing rowing into university. So wherever I go, abhi for college I'm going to college this year. So I'm going to continue rowing there inshallah next year. تو اس کو پروفیشنلی اپنا کر اولمپکس وغیرہ میں حصہ لینا چاہیں گے؟ Maybe. I'm still thinking. I'm in that, thinking about it stage. I don't know what I fully want to do, but it could be rowing. Yeah. اچھا کوئکلی میسج دیجیے گا ان لوگوں کو جو روئنگ کو آپ کی وجہ سے جان رہے ہیں یا پہلے اپنا چکے ہیں یا اس کو پروفیشنلی اپنانا چاہتے ہیں، کیا میسج دیں گے؟ You should go for it, because it's when you start rowing, it's you get a healthy lifestyle, and your whole life you don't, agar koi bhi masla hai, it gives you discipline. Waking up at 6 a.m. in the morning, going for rowing, it gives you discipline ke, jaldi so jata hai banda, and your whole routine gets set. It's not like, you're living a very okay. تھینک یو سو مچ سیف. ملک ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جناب جو ہماری ٹیم کردگی دکھائی ہے اس روئنگ چیمپئن شپ میں اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اور اس کی ہم تعریف کر رہے تھے، پذیرائی کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہم بریک پر جائیں گے، آپ کو ہمت جائے گا. ویلکم بیک. ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور.
ان لافانی اشعار کے خالق مرزا اسد اللہ خان غالب کا یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ مرزا غالب کا اصل نام اسد اللہ خان غالب تھا۔ وہ 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ مرزا غالب اردو کے عظیم شاعر تھے، انہوں نے اردو شاعری کو نئی وسعت دی۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ زندگی کے مشاہدات، حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے تھے اور اسے بڑی ہی سادگی سے عام لوگوں کی سمجھ بوجھ کے لیے بیان کر دیتے تھے۔ ابتدا میں فارسی اور مشکل اردو زبان میں شاعری کرتے تھے۔ معاصرین کی تانوں کی بات آسان زبان، تخیل، فلسفانہ انداز میں ایسا خود کو ڈھالا کہ کوئی اور شاعر ان کے مد مقابل نظر نہیں آتا۔ مرزا غالب کی شاعری میں محبت اور زندگی سے وابستگی بھی بڑی شدت سے نظر آتی ہے۔ ولادت کے بعد 15 فروری 1869 کو جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ شہنشاہ سخن کو یہ ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ تھا۔ مرزا غالب اردو ادب پر ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اس کے اختتام پر بات کرتے ہیں۔ ہم ہمارا جو خاص فلیگ شپ شو ہے کاروان سرائے، اتوار کی شب رات 8:05 پر آتا ہے، اس کی جھلکیاں کچھ دیکھ لیتے ہیں پھر تبصرہ کرتے ہیں۔ میرے ہاں 2 ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جن کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس پکچر وال کو بحال کرنے میں۔ ڈاکٹر کمل صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، پی ایچ ڈی ہیں منیچر میں، اور بہت پتہ نہیں کیا کیا ہیں، پروفیسر بھی ہیں، پی ایچ ڈی کے تھیسس کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور کھجل ہوتی رہتی ہیں، کبھی کراچی میں کبھی پشاور میں کہیں، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی باتیں سنیں اور سیمینار جو ہیں ان کو اٹینڈ کرتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ورلڈ پنجابی کانفرنس میں انہوں نے پنجاب کے کلونیل عہد کے بارے میں ایک تھیسس پیش کیا، اور ایک کتاب یہ جو میرے ساتھ پڑھی، پکچر وال آف لاہور فورٹ، یہ ایک ڈاکومنٹ نہیں ہے، ایک جس طرح آرکائیو قسم کی چیز ہے۔ یہ انہوں نے لکھی ہے، ظاہر ہے اس میں تعاون ہے بہت سارے لوگوں کا، لاشاری صاحب کا بھی، باقی ایک اور صاحب ہے وہ جو یہ جو سہمے سے بیٹھے ہیں، یہ خالد صاحب ہے، خالد نواز، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی بیگم ان کے ساتھ بیٹھی ہیں، میں بھی ایک سہما ہوا خامد ہوں۔ یہاں پہ باقاعدہ افریقن فگرز وہ ہمیں چہرے دکھائی دیے۔ کیوں؟ وائی؟ سر ہم اپنے آپ کو نا بڑا لمیٹڈ سمجھتے ہیں اس دور کے لوگوں کو، کہ بس جیسے ہماری دنیا سے گلوبلائزیشن کا تعلق ہے، باقی تو کہیں کوئی نہ آیا نہ گیا، وہ اپنی جگہوں پہ ہی رہتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں پہ جو آئیڈیاز، کانسیپٹس اور لوگ وہ بڑے فلوئڈ تھے، اور ان کا ہر جگہ پہ آنا جانا تھا، اور اس کا ریفلیکشن جو ہے، جو استھیٹیکلی چیزیں بادشاہ کو یا آرٹیزنس کو پلیزنگ لگتی تھیں۔ یہ کون سے عراقی ہیں تصویر؟ سر میری جو اس کو کہا جاتا تھا یہ جہانگیر اور شاہ جہانی دور کی ہے، لیکن میری ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یہ اکبری دور میں شروع ہو چکی تھی۔ موزیک کاشی کے ٹیکنیک میں یہ جو کام ہوا ہوا ہے اس پوری دیوار پہ، جو قلعے کی ویسٹ اور نارتھ سائڈ کو کور کرتی ہے، اس لحاظ سے یہ دنیا کی طویل ترین دیوار۔ اچھا، یہ طویل ترین والے میں ہمیشہ اختلاف کرتا ہوں، ہم ہمیشہ کلیم کرتے ہیں کہ فلاں چیز بہت اول نمبر ہے اور بہت اس سے ہے ہی نہیں، لیکن مجھے اس کے بارے میں نہیں علم۔ لیکن مثلاً سیم ریپ میں اینکر واٹ جو مندر ہے، اس نے جو رامائن لکھی ہوئی ہے وہ شاید اس سے بھی طویل ہو۔ اچھا، اس میں ایک باقاعدہ لیفٹ ہینڈ پہ ایک ایلیفنٹ وال ہے جس میں فل سائز ایک قد اعظم، تو یہ قد ہاتھی، یعنی وہ ایلیفنٹ بھی قد ہاتھی ہیں، یعنی بہت ہی ہاتھی ہیں، کہ یہ جو سہمے ہوئے صاحب ہیں خالد صاحب، ان کی بڑی کمال کی فوٹوگرافی اس میں شامل ہے۔ آپ کو اپنی بیگم نے کہا کہ تصویریں اتارو جا کے، یا آپ کا دل بھی چاہتا تھا؟ دل تو شروع سے چاہتا تھا، پھر بیگم کا آرڈر ملا تو پھر وہ کرنا پڑا۔ تو کیا اس میں آپ کو کوئی مسائل ہوئے، کیونکہ یہ بلندی پر بھی ہے؟ جی ہاں، اس کی ہائٹ کافی تھی، جو ہے ان کی فوٹوگرافی کرنی مشکل تھی، کیونکہ ڈرون سے آپ اتنا امپیکٹ نہیں آتا آپ کا جو ہے۔ تارڑ صاحب فل سوئنگ میں نظر آ رہے ہیں، اور ڈاکٹر کمل سے ان کی جو گفتگو ہے آپ ملاحظہ کر سکیں گے۔ جو اتوار کو یہ شو آئے گا 8:05 پر، کاروان سرائے دیکھنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور بیسٹ آف ایکسپریسو دیکھنا مت بھولیے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے اب پیر کو۔ اللہ حافظ۔